गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो हमने टॉपिक उठाया है वो हमने क्लास 10 से लिया है और ये फिजिक्स का टॉपिक है आप लोगों का, जिसे हम लोग ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग ह्यूमन आई के बारे में, आई डिफेक्ट्स के बारे में, थोड़ा बहुत प्रिज्म के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके साथ साथ डिस्पर्जन, स्कैटरिंग एंड नन बट द लीस्ट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगर आपको इतनी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में ज्ञान है तब तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट है, नहीं तो कोई चीज़ आपसे छूट रही है जिसके कारण आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो मैंने ये जितनी चीज़ें लिखी इन्हीं चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ फाइल मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आपका काम यही है कि जो हम लोग चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसे उसी भाषा में आप लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि नंबर या जो आपके मार्क्स हैं वो आपको इस चीज़ पे नहीं मिलते कि आपने कौन सी लैंग्वेज में वो चीज़ लिखी है, बल्कि इस चीज़ पे मिलते हैं कि आपने कितने साइंटिफिकल टर्म का इस्तेमाल किया है उस वाले आंसर को लिखने में। अब आपसे कोई अगर रिफ्रैक्शन के बारे में पूछ रहा है और आपको रिफ्रैक्शन का मतलब ही नहीं पता कि असल में ये दो मीडियम का खेल है, तो आपको ये जानकारी इसमें दिक्कत होगी लिखने में। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि हर एक टॉपिक जो अभी मैंने आपको पीछे बताया, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, ये सब ये किस किस चीज़ से संबंधित है और इनकी क्या क्या एप्लीकेशन हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, आप एक एक चीज़ समझिएगा, जहाँ पे कठिन होगा वहाँ पे मैं उस चीज़ को अनुवाद करूँगा, नहीं तो बाकी चीज़ें हम लोग समझते जाएंगे। आइए देखिए, इन्होंने लिखा है द ह्यूमन आई इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। इट वर्क ऑन द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल एंड इनेबल अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो हम लोगों की ह्यूमन आई है वो असल में कौन से फिनोमिना पे काम करती है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के फिनोमिना पे काम करती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारी आई में जो लेंस लगा रहता है वो कौन सा लेंस लगा रहता है? कॉन्वेक्स लेंस लगा रहता है। तीसरी चीज़, ये कॉन्वेक्स लेंस के अंदर कुछ लिक्विड या कुछ लिविंग टिश्यू, क्योंकि हमारी आँख एक लिविंग थिंग है, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आसपास हम लोग देख सकें, ट्रांसपेरेंट लिविंग टिश्यू जो है वो इस कॉन्वेक्स लेंस में मौजूद रहती है, जिसकी मदद से हम लोग कोई भी चीज़ अपनी आँख के सामने देख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये पता चला कि ह्यूमन आई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे काम करती है। हमारी आँख में जो कॉन्वेक्स लेंस लगा रहता है वो कुछ ट्रांसपेरेंट लिविंग टिश्यू का बना होता है जो हमें देखने के लिए इनेबल करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आई की आपको फंक्शन, आपको फिनोमिना पता चल गया कि आई में कौन सा फिनोमिना यूज़ होता है। आगे देखिए, द ह्यूमन आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। ये बोल रहे हैं कि हमारी आँख का सबसे वैल्यूबल, क्योंकि हम इसी से पूरी दुनिया देख सकते हैं, और सबसे सेंसिटिव सेंस ऑर्गन अगर कोई है तो वो है हमारी ह्यूमन बॉडी में आई। इट इनेबल अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड कलर अराउंड अस। ये हमें अपने आसपास के पूरे वर्ल्ड को और उसके अंदर जितनी रंग बिरंगी चीज़ें हैं उनको देखने के लिए वो करता है। तो ह्यूमन आई आपको समझ में आ गया क्या क्या फंक्शन है। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन आई में ऐसे कौन कौन से पार्ट हैं जो हमें समझ में आने चाहिए। ठीक है, देखिए, सबसे पहले इन्होंने लिखा है कॉर्निया।
इट इज़ द ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन कवरिंग द फ्रंट ऑफ द आई। हमारी आँख के सामने वाली परत, हमारे आँख के सामने वाली परत जो ट्रांसपेरेंट है और थोड़ी सी स्फीयर टाइप में है, उसी को हम लोग कॉर्निया कहते हैं। आई मेरी बात समझ में? दूसरा समझिए, लाइट एंटर्स द आई थ्रू दिस मेम्ब्रेन। हमारी आँख में जो लाइट का आगमन होता है वो कहाँ से होता है? इसी कॉर्निया से होता है। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। और हमारी ये हमने अभी पढ़ा कि आई के अंदर रिफ्रैक्शन होता है, तो ये रिफ्रैक्शन का सबसे मेन या जहाँ से ये शुरू होता है वो कॉर्निया से शुरू होता है। तो हम ये कह सकते हैं इस डायग्राम को देखकर कि इसके अंदर देखिए ये लिखा है आपका कॉर्निया और ये सबसे बाहर का भाग है आपका। ठीक है, तो हमारी आँख की सबसे आउटर मेम्ब्रेन जहाँ से सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन शुरू होता है उसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। आगे देखिए, क्रिस्टलाइन लेंस, द आई लेंस। अब देखिए हमें आँख के लेंस की बात करनी है जो हमारे आँख में है। द आई लेंस इज ए कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल लाइक जेली मेड ऑफ प्रोटीन। आपको बस इतना समझना है कि हमारी आँख में जो लेंस लगी है वो कॉन्वेक्स लेंस है, और ये कॉन्वेक्स लेंस जो है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, सॉफ्ट है और एक फ्लेक्सिबल मटेरियल का बना हुआ है जो प्रोटीन से भरा हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आपको कॉर्निया पता चल गया, आपको अपनी आँख की लेंस पता चल गई। अब आइए आप आइरिस पे, ध्यान से समझिएगा। इट इज़ द डार्क मस्कुलर डायफ्राम between the cornea and the lens, and it controls the size of the pupil. It is the color of the iris that we call as the color of the eye. देखिए क्या लिखा है, आप देख रहे हैं। जब इस डायग्राम को आप देखेंगे तो आपको इसके अंदर एक कॉर्निया ये मिल गया और आपको क्रिस्टलाइन लेंस ये मिल गया। अब इनके बीच की जो चीज़ है या जिस मस्कुलर डायफ्राम से ये दोनों चीज़ अलग हैं, ये देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो जा रही है, यही आपका आइरिस है। मेरी बात समझ में आई आपको? तो इसका मतलब क्रिस्टलाइन लेंस और कॉर्निया के बीच की जो जगह है, ठीक है, जहाँ पे वो डार्क मस्कुलर डायफ्राम से आपके कॉर्निया और लेंस अटैच हैं, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? आइरिस। कोई दिक्कत? अब आइरिस का मेन काम क्या है वो समझिए। ये हमारी आँख में कितनी लाइट आनी चाहिए और कितनी लाइट में हमारी आँख मतलब कि एक्सपेंड हो जाए या फिर मतलब उसकी लेंस श्रिंक हो जाए, वो सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? आइरिस पे। क्योंकि इसके अंदर ही जो आपकी डार्क मस्कुलर डायफ्राम जो है, यही आपका इन दोनों के बीच में है। किसके? कॉर्निया और लेंस के बीच में। अब कॉर्निया से आपकी लाइट आई तो उसके बाद जिस मस्कुलर डायफ्राम से ये कनेक्ट है लेंस, ये ही आपका कंट्रोल करेगा कि कितनी लाइट इसके अंदर आनी चाहिए, या मतलब मेरे को लेंस को बड़ा करना चाहिए या छोटा करना चाहिए, वो इस आइरिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द पीपल। जो हमारी आँख की जो पुतली है, प्यूपल, उसकी साइज को कंट्रोल कौन करता है? आइरिस। अब इसकी साइज को कंट्रोल करना आपको समझ में आ गया। और इस आइरिस का जो कलर होगा, ये जिस कलर का होगा, ब्राउन होगा, ब्लैक होगा, ब्लू होगा, उसी कलर की आपकी आँख भी होगी। ठीक है, तो आइरिस का मेन काम क्या है? ये एक तरीके का मस्कुलर डायफ्राम है जो कॉर्निया और लेंस को कनेक्ट करता है या उनके बीच में रहता है। दूसरा, इट कंट्रोल द साइज ऑफ द पीपल, एंड द कलर ऑफ द आइरिस गिव्स द कलर ऑफ द आई। आपको तीन चीज़ अब पता चल गई। एक आपको पता चल गया कॉर्निया, एक आपको पता चल गया लेंस, और एक आपको पता चल गया आइरिस। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, प्यूपल पे देखिए। इट इज़ अ स्मॉल होल बिटवीन द आइरिस थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई। मैंने आपको अभी ही बताया कि जिस मस्कुलर डायफ्राम से आपका लेंस कनेक्ट है और आगे की तरफ जो आपका ये कॉर्निया है, तो इन्होंने बोला कि इस आइरिस के बीच में जो छोटा सा छेद रहता है इस आइरिस के बीच में या इस मस्कुलर डायफ्राम के बीच में, वही आपका क्या कहलाता है?
पुपिल। तो इसका मतलब जो कॉर्निया से लाइट आ रही है वो इसी भाग में एंटर करेगी, जो चीज़ खुली हुई है लेंस की, और यही प्यूपिल जो है वो डिफाइन करता है कि कितनी लाइट हमारे आँख में आनी चाहिए। ठीक है, डायग्राम देखिए आप। आपको कॉर्निया की जानकारी हो गई, आपको लेंस की जानकारी, और आपको ये जो सर्कुलर मसल दिख रही है आइरिस की जानकारी हो गई। और देखिए इन दोनों के बीच में जो जगह बची हुई है उसे इन्होंने प्यूपल का नाम दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, तो प्यूपल है क्या असल में? इट इज़ ए स्मॉल होल बिटवीन द आइरिस थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई इन डिम लाइट। डिम लाइट मतलब जब लाइट बहुत हल्की हो, इट ओपन्स अप कम्प्लीटली ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ आइरिस मसल। डिम लाइट में ये प्यूपल जो हैं ये खुल जाते हैं ताकि हम ज़्यादा चीज़ें देख सकें। और ऐसा क्यों होता है? इनके खुलने की मेन वजह है कि हमारे आइरिस मसल जो हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा, इन ब्राइट लाइट, जब लाइट बहुत चमक जाती है तो आप देखते हैं कि आपकी पुतलियाँ सिकुड़ने लगती हैं। तो इसका मतलब आपके आइरिस मसल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जिसके कारण आपकी पीपल की साइज छोटी हो गई। आई मेरी बात समझ में? तो डिम लाइट और ब्राइट लाइट का मतलब समझ में आया। प्यूपल श्रिंक कब होता है या मसल हमारी एक्सपेंड कब होती है? मसल हमारी एक्सपेंड कब होती है? जब डिम लाइट हो। और मसल हमारी श्रिंक कब होती है या कॉन्ट्रैक्ट कब होती है? जब ब्राइट लाइट हो। डिम लाइट में आपकी प्यूपल बड़ी हो जाएगी, ब्राइट लाइट में आपकी प्यूपल छोटी हो जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, अगला पॉइंट जो इन्होंने लिखा है वो लिखा है दे होल्ड द लेंस सिलेरी मसल। अब अगला जो है आपके पास सिलेरी मसल्स है, इसे भी देखिए आप क्या लिखता है। दे होल्ड द लेंस इन पोजीशन एंड हेल्प इन मॉडिफाइंग द कर्वेचर ऑफ द लेंस। सिलेरी मसल क्रिस्टलाइन लेंस जो हमारी लगी हुई है उसकी पोजीशन को होल्ड करता है, और हम अब पीछे लेंस पढ़ते हुए आ रहे हैं तो उसके कर्वेचर और उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम आपका कौन करता है? सिलेरी मसल। देखिए आप देख रहे हैं कि ये वाला भाग है और जो ये वाला भाग है, इन्हीं को इन्होंने सिलेरी मसल कहा है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सिलेरी मसल का असल काम क्या है कि ये क्रिस्टलाइन लेंस के कर्वेचर को और लेंस को अपनी पोजीशन पे होल्ड करने का काम करता है। ठीक है, और आप आइरिस और अगर सिलेरी मसल में घबरा रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि इन दोनों में असल में अंतर क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि इट इज़ द डार्क मस्कुलर डायफ्राम बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस। आप डायफ्राम का मतलब अगर समझेंगे तो ह्यूमन बॉडी में जहाँ पे स्टमक ख़त्म होता है वहाँ पे आपको डायफ्राम दिखता है, जिसके बाद आपका इंटेस्टाइनल कैविटी शुरू होती है। तो इसका मतलब डायफ्राम एक तरीके से दो रीजन को डिवाइड करने का काम करता है। तो यही काम कॉर्निया और लेंस के बीच में कौन करता है? आइरिस। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, अब आते हैं हम लोग रेटिना पे। ध्यान से समझिएगा, रेटिना क्या है? इट इज़ द लाइट सेंसिटिव सरफेस ऑफ द आई। हमारी आँख का वो भाग जो लाइट सेंसिटिव है या जो लाइट को गैदर करता है या जहाँ पे इमेज बनती है क्या हो गया? इट इज़ द लाइट सेंसिटिव सरफेस ऑफ द आई ऑन विच इमेज इज फॉर्म। ये वो लाइट सेंसिटिव सरफेस है जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, तो रेटिना ही वो जगह है जहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि यही आपके आई का सबसे सेंसिटिव या लाइट सेंसिटिव एरिया है। अब देखिए, तो इसका मतलब लाइट सेंसिटिव एरिया अगर ये है, अगर रेटिना मेरा लाइट सेंसिटिव एरिया है तो इसका मतलब इसके अंदर लाइट सेंसिटिव सेल्स होनी चाहिए जो इसको लाइट की प्रॉपर्टी देती हैं। तो वो लाइट सेंसिटिव सेल्स जो हैं वो हैं आपकी रॉड्स और कोन्स। ठीक है, ये रॉड्स और कोन्स आपके रेटिना में होते हैं और ये दोनों आपकी लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं। अब देखिए, रॉड सेल्स रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड कोन सेल्स रिस्पॉन्ड टू द इल्यूमिनेशन। देखिए, रॉड्स जो हैं, आपकी लाइट जो है वो कितनी तेज़ी से या कितनी उसकी इंटेंसिटी है
लाइट डिम है, ब्राइट है, उस चीज़ की जानकारी आपको किससे होती है? रॉड से। और कौन से आपको पता चलता है कि इल्यूमिनेशन, मतलब कौन से कलर का लाइट है, उस चीज़ की जानकारी आपको किससे होती है? कौन से। ठीक है, आगे देखिए। नंबर ऑफ रॉड सेल्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कोन सेल्स। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी रेटिना में रॉड सेल की संख्या कोन सेल से ज़्यादा होती है। एंड दिस सेल जनरेट सिग्नल विच आर ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व। हमें ये चीज़ समझना है कि ये जो रॉड सेल्स हैं और कोन सेल्स हैं, जब इन्होंने लाइट को आइडेंटिफाई कर लिया, या लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं तो इन्होंने लाइट को आइडेंटिफाई कर लिया, अब इस लाइट सेल्स की ये जो सिग्नल हैं ये आपके ब्रेन तक पहुंचते हैं, तभी तो जाके आपको चीज़ें दिखेंगी। ऑल एक्शंस आर परफॉर्म्ड एंड जज्ड बाय द ब्रेन। हमारी बॉडी में जितनी भी रिफ्लेक्स एक्शन की प्रक्रिया होती है या जो भी प्रक्रिया होती है वो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन पे या हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ही होके पहुंचती हैं। तो इसका मतलब आपकी आंख पे जो चीज़ दिख रही है वो इसलिए दिख रही है क्योंकि लाइट सेल्स जो हैं, जो रेटिना में आपके लाइट सेल्स हैं, उन्होंने उस सेल्स या उस लाइट के सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाया। किसके माध्यम से? ऑप्टिक नर्व के माध्यम से। इसे ऑप्टिक नर्व क्यों कहा गया? क्योंकि ये लाइट से संबंधित है, इसीलिए इसमें ऑप्टिक का नाम लिख दिया। कोई दिक्कत? तो आपको ये समझ में आ गया। देखिए इन्होंने क्या लिखा, दीज सेल जनरेट द सिग्नल विच आर ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, आगे आइए। अब आते हैं हम ऑप्टिक नर्व पे क्या होता है। तो देखिए ऑप्टिक नर्व क्या है। ऑप्टिक नर्व इट कैन ट्रांसमिट द विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन। लाइट से, जो लाइट सेंसिटिव सेल्स जो इंफॉर्मेशन आपकी रेटिना ने कलेक्ट करी, उस रेटिना के सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ऑप्टिक नर्व। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, तो आपको लेंस के बारे में, सिलेरी मसल के बारे में, प्यूपल आइरिस कॉर्निया सबके बारे में पता चल गया। देखिए आपका रेटिना ये रहा, लाइट सेंसिटिव सेल, ऑप्टिक नर्व जो आई को छोड़ के जा रही है ब्रेन तक, वो ये रही। ठीक है, तो रेटिना और ऑप्टिक नर्व के बारे में आपको पता चल गया। आगे आइए स्क्लेरा पे। इट इज़ एन ओपेक फाइब्रस प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ एन आई। हमारी आँख को कवर करने के लिए एक ठोस वस्तु जो फाइब्रस और प्रोटेक्टिव है हमारी आँख के लिए, वो लगी हुई है। और ये असल में हमारी आँख का जो वाइट वाला भाग है, सबकी आँख में जो वाइट वाला भाग होता है उसी को हम लोग स्क्लेरा कहते हैं। स्क्लेरा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और ये प्रोटेक्टिव फाइबर हैं या प्रोटेक्टिव फाइब्रस टिश्यू हैं, तो इसका मतलब इनके अंदर प्रोटेक्टिव लेयर या प्रोटेक्टिव प्रोटीन लगा होना चाहिए। तो इन्होंने बताया कि कोलेगन एक आपका प्रोटीन है, कोलेगन एंड इलास्टिक फाइबर, इन दोनों से ये बना हुआ है। कौन? स्क्लेरा। ठीक है, तो हमारी बॉडी के आउटर पार्ट को जो कवर कर रहा है वो स्क्लेरा कवर कर रहा है, और ये हमारी आँख का सफ़ेद वाला हिस्सा जो है वो कहलाता है। ठीक है, आगे आइए। ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। इसको भी आप बड़े ध्यान से समझ लीजिए। तो ब्लाइंड स्पॉट में देखिए क्या लिख रहा है, इट इज़ द पॉइंट एट विच ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई। ये वो पॉइंट है जहाँ पे ऑप्टिक नर्व हमारी आँख को छोड़ता है। इसका मतलब कि जो सिग्नल लाइट सेंसिटिव सेल ने जो सिग्नल दिए थे वो ऑप्टिक नर्व के माध्यम से वहाँ पे पहुँचते हैं। तो वो एरिया जहाँ पे ऑप्टिक नर्व आपकी आई को छोड़ता है, वो वाला एरिया आपका क्या कहलाता है? ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, अब ऑप्टिक नर्व वहाँ से छोड़ रही है, इसका मतलब उस जगह पे आपके कोई रॉड्स और कोन्स मौजूद नहीं हैं, और ना उस जगह पे आपकी कोई इमेज बनती है। ठीक है, तो इसका मतलब ब्लाइंड स्पॉट हमारी आँख का वो एरिया है जहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बनती। दूसरा,
उसके अंदर कोई रॉड्स और कोई कोन्स नहीं रहते, ठीक है। और तीसरा, ब्लाइंड स्पॉट वहाँ मौजूद रहता है जहाँ पे ऑप्टिक नर्व हमारी आँख को या हमारी आई को छोड़ती है, ठीक है। मेरी बात समझ में आई आपको? तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे जो भी इमेज बनेगी वो इमेज ब्रेन तक आपकी नहीं पहुँचेगी, और बाकी रेटिना पे जो भी इमेज बन रही है वो सारी इमेज ऑप्टिक नर्व के माध्यम से पहुँच जाएगी। लेकिन ब्लाइंड स्पॉट की जो भी इमेज बनती है या उस पॉइंट पे जो भी इसमें इमेज बनती है वो इमेज आपके ब्रेन तक नहीं पहुँचती, ठीक है। आगे देखिए, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉर्निया और लेंस के बीच में ये वाला जो भाग है, यहाँ पे जो लिक्विड आपकी भरी हुई है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड, उसे हम लोग एक्वस ह्यूमर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और विच हेल्प इन रिफ्रैक्टेड लाइट टू फोकस ऑन द रेटिना। इस एक्वस ह्यूमर का काम यही है कि ये कॉर्निया से जो लाइट आई है उसे रेटिना पे फोकस करने का काम करती है। इसका मतलब ये हमारी आँख में इंट्रा ऑक्यूलर, अब ऑक्यूलर वर्ड भी आपका आई से संबंधित है, तो आप समझ लीजिए कि इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इसको मेंटेन करती है। कौन? एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है जो कॉर्निया और आइरिस के बीच में पाया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए विट्रस ह्यूमर पर। विट्रस ह्यूमर बोलता है कि लेंस और रेटिना के बीच में जो लिक्विड फैली गई है उसे हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। तो देखिए, ये रही आपकी लेंस और ये रही आपकी रेटिना, इनके बीच में जो लिक्विड है इस लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं? विट्रस ह्यूमर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए, आइरिस रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ द प्यूपल। आइरिस का काम क्या है कि कितनी लाइट हमारी आँख में एंटर करेगी उसको ये रेगुलेट करता है या उसको ये अपने कंट्रोल में रखता है। और ये उसको अपने कंट्रोल में कैसे रखता है? प्यूपल की साइज को छोटा बड़ा करके। ये चीज़ मैंने आपको पीछे बताई। दूसरा, द प्यूपल अपीयर्स ब्लैक बिकॉज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाई इट। हमारी आँख का जो प्यूपल है, जो छोटा सा भाग है, आइरिस जो हमारे क्या कहते हैं मसल, जो आइरिस मसल है जो हमारी लेंस को पकड़ी हुई है, उसके बीच में जो छोटी सी जगह है वही प्यूपल है। और वो ब्लैक इसलिए दिखती है क्योंकि वहाँ पे कोई भी लाइट आपकी रिफ्लेक्ट नहीं होती। प्यूपल वो जगह है जहाँ पे आपकी कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, इसका मतलब वो जगह क्या है? ब्लैक है। कोई दिक्कत आपको? तीसरा, द आई बॉल इज नियरली स्फेरिकल इन शेप विथ ए डायमीटर ऑफ 2.3 सेंटीमीटर। हमारी आई बॉल जो है वो अधिकतर स्फेरिकल होती है और इसकी डायमीटर अगर आपसे कोई पूछे तो वो जनरली आपको 2.3 सेंटीमीटर मिलेगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपने ये समझ लिया होगा कि आई में क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। कॉर्निया आपको पता चल गया, क्रिस्टलाइन सेल पता चल गया, आइरिस पता चल गया, प्यूपिल पता चल गया, सिलेरी मसल पता चल गया। आपको रेटिना के बारे में जानकारी हो गई, ऑप्टिक नर्व, स्क्लेरा, ब्लाइंड स्पॉट के बारे में जानकारी हो गई, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर के बारे में जानकारी होगी। इसका मतलब आपने आई के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लिया। अब हमारा काम ये है कि हमें देखना है कि आई में इमेज कैसे बनती है और किस टाइप की इमेज बनती है। आइए देखते हैं। एन इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। हमें मालूम है कि इमेज कहाँ पे बनती है? रेटिना पे। बाय द सक्सेसिव रिफ्रैक्शन ऑफ कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, लेंस एंड विट्रस ह्यूमर। देखिए, आपके कॉर्निया से लाइट आई, उसके बाद सबसे पहले वो एक लिक्विड से होके गुजरेगी, एक्वस ह्यूमर। उसके बाद वो किससे गुजरेगी? लेंस से। उसके बाद वो किससे गुजरेगी? विट्रस ह्यूमर से। तब जाके वो रेटिना पे आएगी। तो इन सारी जगहों पे मीडियम चेंज होने के कारण आपकी लाइट को बहुत ढेर सारे रिफ्रैक्शन का सामना करना पड़ता है। और यही कारण है कि हमारी इमेज जो है कंटिन्यूअस या सक्सेसिव रिफ्रैक्शन के बाद जाके रेटिना पे बनती है। दूसरी चीज़ हमें मालूम है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है हमारी आँख में,
तो इसीलिए हमारी इमेज कैसी बनती है, रियल, डिमिनाइज्ड एंड इन्वर्टेड। ठीक है, कोई दिक्कत? रियल मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे आपकी इमेज बन रही है, डिमिनाइज्ड मतलब इमेज छोटी बन रही है, और इन्वर्टेड मतलब इमेज उल्टी बन रही है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको किसी चीज़ में? कोई दिक्कत नहीं, आगे आइए। द लाइट सेंसिटिव सेल्स ऑफ ए रेटिना गेट्स एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन। इन्होंने बोला कि जो हमारी आँख के लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं वो कौन से हैं, रॉड्स और कोन्स। द लाइट सेंसिटिव सेल्स ऑफ ए रेटिना गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन। इनके ऊपर जब लाइट की इल्यूमिनेशन आती है, या जो इनके कोन सेल्स हैं जब वो इल्यूमिनेट होते हैं तो वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं, और यही सिग्नल जो हैं ये हमारी ब्रेन तक पहुंचते हैं। कौन से माध्यम से? ऑप्टिक नर्व के माध्यम से। द ब्रेन इंटरप्रिट्स दिस सिग्नल एंड फाइनली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। जैसे ही ब्रेन इस सिग्नल को इंटरप्रेट करता है या पता करता है कि ये आई से आया है, तो ये फाइनली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, और तब जाके हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, या हम ये कह सकते हैं कि हमें उस ऑब्जेक्ट की परसीवनेस पता चलती है जब सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है और वो उसको इंटरप्रीट करके इंफॉर्मेशन भेजता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, इमेज कैसे बनती है, क्या बनती है, पता चल गया आपको। अब आइए आप कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। द रॉड शेप्ड सेल्स ऑफ रेटिना रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हमें मालूम है कि हमारे रेटिना में जो रॉड सेल्स हैं वो इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं। इंटेंसिटी को डिफाइन करना मतलब वो हमारी लाइट की डार्कनेस और ब्राइटनेस, इसको डिफाइन करते हैं, ना कि कलर को। हमारे कलर को कौन डिफाइन करते हैं? हमारे कलर को डिफाइन करते हैं कोन सेल्स। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? मैंने आपको पहले ही बता दिया, रॉड सेल्स इंटेंसिटी के लिए है और कोन सेल इल्यूमिनेशन के लिए। इल्यूमिनेशन मतलब कौन सी कलर का है। आगे देखिए, आगे इन्होंने दो एग्जाम्पल दिए हैं, बीज और चिक्स। चिक्स मतलब मुर्गियाँ या मुर्गी के बच्चे, और बीज मतलब मक्खी। ठीक है, मधुमक्खी। अब देखिए, जो बीज हैं, द रेटिनल कोन्स ऑफ बीज आर सेंसिटिव टू अल्ट्रावायलेट रेज। इन्होंने बोला कि जो बीज की जो रेटिना है उसके अंदर के जो कोन्स हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज के लिए सेंसिटिव हैं, विच वी कैन नॉट सी विथ आवर वाइज। लेकिन हम लोग अल्ट्रावायलेट जैसी जो रेज हैं उनको अपनी आँख से नहीं देख सकते, तो इस मामले में बीज की आई साइट अल्ट्रावायलेट रेज के लिए या अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए बहुत सेंसिटिव हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो कोन सेल्स हैं वो उनके लिए सेंसिटिव है। कोई दिक्कत? दूसरा चिक्स का देखिए, चिक्स वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग देन ह्यूमन। हमें मालूम है कि हमेशा हमारे उठने से पहले ही हमें मुर्गे की कुकड़ू करने की आवाज़ सुनाई देती है। चिक्स वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग देन ह्यूमन्स बिकॉज देयर रेटिना है मोस्टली कोन्स। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी रेटिना में कोन्स की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, विच आर वेरी सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, और जो ब्राइट लाइट के लिए बहुत सेंसिटिव है, इसीलिए वो बहुत जल्दी ही किसी चीज़ को परसीव कर लेते हैं, जब वो अंधेरे में भी हो तब भी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर, उनकी जो चिक्स की जो रेटिना है उनके अंदर कोन सेल की संख्या ज़्यादा है और रॉड सेल की संख्या कम है। हमारे अंदर रॉड सेल की संख्या ज़्यादा है और कोन सेल की संख्या कम है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? तो मेरे ख्याल से आपने आई के बारे में पूरा समझ लिया कि आई का स्ट्रक्चर कैसे है, इमेज कैसे बनती है, और ऑब्जेक्ट की कलर और बीज और चिक्स की आई साइट में क्या इम्पोर्टेंस है, उनको आपने देख लिया। अब हम कुछ ऐसे वर्ड समझेंगे जो ह्यूमन आई से रिलेटेड हैं, कुछ साइंटिफिक वर्ड जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको पता भी होना चाहिए। तो देखिए ये वर्ड क्या है। सबसे पहले इन्होंने लिखा है एकोमोडेशन। अब एकोमोडेशन मतलब पहले हम समझते हैं। इट इज़ द एबिलिटी और द प्रॉपर्टी ऑफ द आई लेंस टू फोकस नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे आई लेंस की वो प्रॉपर्टी, या हमारे लेंस की वो प्रॉपर्टी जिससे वो दूर और नज़दीक की चीज़ों को आराम से अपने फोकल सेंटर को एडजस्ट करके रेटिना पे उसकी इमेज बना लेता है, उस एबिलिटी को ही हम लोग एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है ये?
इट इज़ द एबिलिटी और द प्रॉपर्टी ऑफ द आई लेंस टू फोकस बोथ नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ। समझ गए? दोनों चीज़ चाहे नियर हो चाहे डिस्टेंस हो उनको फोकस करती है वो किस माध्यम से? बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ। अब देखिए, हाउ एवर द फोकल लेंथ कैन नॉट डिक्रीज और इंक्रीज बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट। लेकिन हमें मालूम है हर लेंस की जो फोकल लेंथ है वो एक सर्टेन लिमिट के बाद ना हम एक्सटेंड कर सकते हैं ना डिक्रीज कर सकते हैं, ड्यू टू विच हेल्दी पर्सन कैन नॉट व्यू क्लियरली इफ द ऑब्जेक्ट इज टू क्लोज या लेस देन 25 सेंटीमीटर और टू फार फ्रॉम द आई। इन्होंने बोला कि एकोमोडेशन असल में हमारे लेंस की वो प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा वो डिस्टेंट और नियर ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं थ्रू एडजस्टिंग देयर फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करके। अब हमारे दिमाग में ये बात आ रही है कि अगर वो फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये फोकल लेंथ तो हर एक लेंस की डिसाइडेड है, तो इसका मतलब हमारी फोकल लेंथ की कोई लिमिट होगी। तो इसीलिए इस लिमिट को ध्यान में रखते हुए साइंस ने या साइंटिस्ट ने हम लोगों को ये बताया कि अगर एक हेल्दी पर्सन है तो उसका नियर पॉइंट मतलब सबसे पास की चीज़ वो 25 सेंटीमीटर तक, 25 सेंटीमीटर से कम हुआ तो उसके आँख पे वो इमेज नहीं बन पाएगी। तो एक हेल्दी पर्सन में नियर पॉइंट कितना है? 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट कितना है? इन्फिनिटी। जब बहुत दूर पे कोई चीज़ रखी हो तब भी आप नहीं देख पाएंगे, और बहुत पास में भी अगर कोई चीज़ रखी हो 25 सेंटीमीटर से कम तब भी आप वो चीज़ नहीं देख पाएंगे। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं एकोमोडेशन। कोई दिक्कत? आगे देखिए, द सिलेरी मसल्स हेल्प इन चेंजिंग द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। हमें मालूम है कि हमारी लेंस को कौन पकड़ा हुआ है? दोनों तरफ सिलेरी मसल। तो इसका मतलब हमारे लेंस की कर्वेचर को एडजस्ट करने का काम कौन कर रहा है? सिलेरी मसल। अब देखिए, व्हेन मसल्स आर रिलैक्स्ड, अगर मसल रिलैक्स हैं तो आपकी लेंस कैसी रहेगी? थिन रहेगी, और उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और जब फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो हम दूर की चीज़ों को बहुत आसानी से देख पाएंगे। तो इसका मतलब दूर की चीज़ों को देखने के लिए सिलेरी मसल क्या हो जाती हैं? रिलैक्स हो जाती हैं, और उस समय पे रिलैक्स होने के कारण हमारी लेंस लंबी हो जाती है और उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप बहुत पास की चीज़ें देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आँख गड़ानी पड़ती है या देखने के लिए। तो इन्होंने बोला कि जब हम पास की चीज़ें देखते हैं तो हमारी सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसके कारण हमारा लेंस जो है वो थिन से थिक हो जाता है, और थिन से थिक होने के कारण उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो यही है आपका एकोमोडेशन कि कैसे अब अपनी लाइट को, जो लाइट आपकी आँख पे आ रही है, उसे एकोमोडेट कर लेते हैं या उसे कंटेन कर लेते हैं। और वो कंटेन आप तभी कर सकते हैं जब आपको ये पता हो कि हमारी लेंस में जो फोकल लेंथ है वो कैसे एडजस्ट होती है। फोकल लेंथ कैसे एडजस्ट होती है? थ्रू द सिलेरी मसल्स। ये जो मसल हैं इनके रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन से ही हमारे लेंस की फोकल लेंथ कम या ज़्यादा होती है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब देखिए, ये दो चीज़ आपको ये बता रहा है, ये दोनों डायग्राम आप देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। इन्होंने बोला आपकी कोई बहुत दूर से कोई लाइट आ रही है। हमें मालूम है अगर इन्फिनिटी पे कोई चीज़ रखी जाए तो उसकी लाइट पैरेलल आती है। देखिए, आपकी पैरेलल लाइट आई, तो अगर दूर से कोई लाइट आती है तो आपकी सिलेरी मसल रिलैक्स हो जाती है और आपकी लेंस देखिए बड़ी हो गई, आपका रेटिना पे फोकस बन गया। लेकिन अगर कोई चीज़ पास में रहे तो वहाँ से आपकी लाइट डाइवर्ज करती हुई दिखती है। तो देखिए, यहाँ पे आपको डाइवर्ज दिख रहा है और यहाँ पे आपको पैरेलल लाइन दिख रही है। तो ये इन्फिनिटी का केस बता रहा है और ये नियर पॉइंट का केस बता रहा है। तो यहाँ से ये डाइवर्ज हुई। अब देखिए, आपकी सिलेरी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो आपकी लेंस की साइज़ मोटी हो गई, और इस तरीके से ये बना दिया। तो ये दो कंडीशन भी आपको दिखाएंगे जब भी आपको एकोमोडेशन के बारे में चीज़ें लिखनी होंगी। आगे देखिए, इट इज़ द मैक्सिमम वेरिएशन इन ए पावर ऑफ आई लेंस। इन्होंने बोला पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, तो इन्होंने बोला कि आपकी आई लेंस के पावर में कितनी ज़्यादा वेरिएशन हो सकती है।
किसी फार ऑब्जेक्ट और नियर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए या रेटिना पे उसका फोकस बनाने के लिए, उसी को पावर कहते हैं। हर इंसान की जो लेंस है उसके अंदर कितनी पावर है कि वो अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करके रेटिना पे इमेज बना दे, उसी को हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। एक यंग एडल्ट जिसकी आंख नॉर्मल है उसका पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है? 4D। हमें मालूम है डी डायोप्टर होता है जो लेंस के पावर की यूनिट होती है। तो एक नॉर्मल आई विज़न का पावर कितना होना चाहिए क्रिस्टलाइन लेंस का? 4D। ठीक है। और जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं हमारी आँख की सारी चीज़ें कमज़ोर होने के कारण ये एकोमोडेशन जो है, पावर ऑफ एकोमोडेशन कम होने लगता है, या हम ये कहें कि आई की पावर ऑफ एकोमोडेशन की कैपेसिटी ओल्ड एज में कम होने लगती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अब ये बोल रहा है फार पॉइंट ऑफ द आई। तो फार पॉइंट ऑफ द आई मतलब ये हुआ वो दूर का पॉइंट जिसे आँख बहुत आसानी से, या आई कैन सी क्लियरली, जिसे बहुत देख सके, वो आँख देख सके, वो फारदेस्ट पॉइंट, उसे हम लोग क्या कहेंगे? फार पॉइंट। तो हमारी नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट क्या है? इन्फिनिटी, क्योंकि हम बहुत दूर दूर तक की चीज़ें देख सकते हैं। नियर पॉइंट पे आइए, वो मिनिमम डिस्टेंस जिसके बाद अगर आप चीज़ें रखें तो आपको वो चीज़ ना दिखे, या वो लिस्ट डिस्टेंस जहाँ तक रखने पे आपको चीज़ें दिख जाएं, उसे हम नियर पॉइंट कहते हैं। नियर मतलब पास का। तो सबसे पास का वो कौन सा डिस्टेंस है जिसको देखने पे या जिसकी इमेज हमारी आँख पे आसानी से बन जाए, वो हमारा नियर पॉइंट कहलाता है। तो नियर पॉइंट एक नॉर्मल आई में कितना है? 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अब आते हैं हम लोग परजिस्टेंस ऑफ द विज़न में। ध्यान से समझिएगा, परजिस्टेंस ऑफ द विज़न। परजिस्टेंस मतलब कोई चीज़ कायम रखना। तो इसका मतलब विज़न या इमेज कितने समय तक कायम है, उसे हम लोग कहेंगे परजिस्टेंस ऑफ विज़न। देखिए अब क्या लिखा है, द टाइम फॉर विच इम्प्रेशन और सेंसेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द टाइम वो टाइम जब तक आपके ऑब्जेक्ट की इम्प्रेशन या सेंसेशन आपके आई में कंटिन्यू रहे, उसे हम परजिस्टेंस ऑफ विज़न कहते हैं। वो टाइम जिस समय तक उस ऑब्जेक्ट की सेंसेशन या इम्प्रेशन आपकी आई में मौजूद रहे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? परजिस्टेंस ऑफ विज़न। आगे देखिए इन्होंने क्या लिखा, इट इज़ अबाउट 1/16 ऑफ ए सेकेंड विच मीन्स द मिनिमम टाइम फॉर which we should view the object so that its clear image is formed on retina is 1/16 of the second। तो आपको ये पता होना चाहिए 1/16 सेकेंड, 1/16 ऑफ ए सेकेंड मतलब 1/16 सेकेंड तक रेटिना पे वो इमेज रहती है, या उतने समय तक आप ऑब्जेक्ट को परजिस्ट कर सकते हो अपनी आँख पे। ठीक है, ये वो मिनिमम टाइम है जिस समय तक क्लियर इमेज उस ऑब्जेक्ट की आपके वहाँ तक बन सकती है, उसके बाद वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, व्हेन द आई इज लुकिंग एट द नियर बाय ऑब्जेक्ट, जब आँख बहुत पास की चीज़ों को देखती है तो हमें मालूम है कि हमारी लेंस जो है वो मोटी हो जाती है या थिक हो जाती है। तो इसका मतलब उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है। और फोकल लेंथ डिक्रीज़ होना मतलब आई लेंस बिकम मोर कॉन्वेक्स, और उस समय पे आपकी आँख जो है वो और ज़्यादा कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करती है। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, अब ये बोलता है वाई डू वी हैव 2 आइज फॉर विज़न एंड नॉट जस्ट 1। हमारे दिमाग में ये ख्याल उठेगा कि जब आँख से दिखता है तो क्यों हमें 2 आँख दी गई है एक आँख के अलावा? हमें क्यों 2 आँख दी गई है? एक ही आँख से भी तो चीज़ें दे सकते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या लिखा है, A human being has an horizontal field of view about 150 degree with one eye and 180 degree with two eyes। इन्होंने बोला एक सीधी लाइन आपको मालूम है 180 की होती है और ये 150 की होती है। ठीक है, अगर आप 2 आई से कोई चीज़ देखते हैं, 2 आँख से अगर कोई चीज़ देखते हैं, तो हॉरिजॉन्टल व्यू, हॉरिजॉन्टल मतलब समानांतर या समतल पे जो आपका व्यू है वो 180 डिग्री का बनता है जब 2 आँख से देखेंगे, और 150 डिग्री का बनता है जब आप एक आँख से देखेंगे। तो इसका मतलब तो यही हुआ, इसकी डिग्री ज़्यादा होने के कारण दे हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। इसका मतलब उसके अंदर
जो मतलब कि इमेज कंटेंट या इमेज जितने ज़्यादा लंबा देख सकता है वो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू किससे आएगा, जिसकी हॉरिजॉन्टल एंगल ज़्यादा हो। तो इसका मतलब दो आँख से जो आपका हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू बन रहा है वो वाइडर बन रहा है अपेक्षा 150 के। ठीक है। सो टू आइज गिव ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, देयरफॉर द एबिलिटी टू डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट इज इन्हांस्ड विथ टू आइज। इसीलिए जो ऑब्जेक्ट बहुत फेंट हैं या बहुत हल्का दिख रहे हैं उनको हम एक आँख से उनकी इमेज नहीं बना पाएंगे, बल्कि दो आँख से उनकी इमेज बन जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे दो आँख में फील्ड ऑफ व्यू हमारा कैसा हो जाता है, वाइडर हो जाता है। ठीक है। फेंट मतलब जो हमें दिख नहीं रहा या जो धुंधला धुंधला दिख रहा है। आगे आइए। आवर आइज आर सेपरेटेड बाय फ्यू सेंटीमीटर। हमें मालूम है कि हमारी दो आँख के बीच में जगह बहुत छोटी सी बचती है। ठीक है। एंड ईच आई सी अ डिफरेंट इमेज, और दोनों आँख अलग अलग इमेज देखती है। ठीक है। ठीक है। स्लाइटली डिफरेंट, थोड़ा सा ही डिफरेंट होगा क्योंकि दोनों आँख के बीच की दूरी कम है, तो थोड़ा सा ही डिफरेंट होगा इन दोनों इमेज में। आवर ब्रेन इन दोनों इमेज को हमारी ब्रेन लेता है और कंबाइन करता है। आवर ब्रेन कंबाइंस द टू इमेज इनटू वन एंड टेल्स अस हाउ क्लोज और फार अवे द थिंग्स, और तब हमें वो बताता है कि ये इमेज हमारी आँख से कितना दूर है, इतना पास है। ठीक है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि कीपिंग बोथ आइज ओपन प्रोवाइड द थर्ड डायमेंशन। 3D डायमेंशन की डेप्थ आपको मिलती है जब आप अपने दोनों आँख से दिखते हैं। और 3D डायमेंशन मतलब हुआ कि आपको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एक जेड एक्सिस, 3 एक्सिस के व्यू आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप देखते हैं कि जितना ज़्यादा डायमेंशन बढ़ता जाता है उतना ज़्यादा सूरियलिज्म, उतनी ज़्यादा इमेज आपकी अच्छी होती चली जाती है या विज़न आपका अच्छा होते चला जाता है। तो हमारी आँख को थर्ड डायमेंशन की डेप्थ देने का काम करता है जब दो आइज़ आपस में काम करती। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि दो आँख हमें भगवान ने क्यों दी है और एक आँख से क्या दिक्कत होती। तो इस तरीके से आपने आई के बारे में समझा। ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने आई के स्ट्रक्चर के बारे में पूरी जानकारी ली, जिसमें कॉर्निया क्या होता है, आइरिस क्या होता है, क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में आपने देखा। और इसके बाद आप लोगों ने पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में देखा, जिसमें हमने ये देखा कि कैसे क्रिस्टलाइन लेंस अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है थ्रू सिलियरी मसल्स। ये सब चीज़ों की जानकारी आपने ली। हमारी दो आँखों से 3 डायमेंशनल डेप्थ कैसे बनती है, इस चीज़ की आपने जानकारी ली। ठीक है। इसके साथ साथ आप लोगों ने रॉड्स और कोन्स के बारे में भी देखा, जिसमें कोन्स हमारे कलरिंग के लिए सेल्स हैं जो रेटिना में मौजूद हैं, और ये लाइट सेंसिटिव सेल्स हमारे इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए कही जाती हैं। इन चीज़ के बारे में आपने जानकारी ली। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे और समझते हैं कि आई के अंदर जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती रहती है तो कैसे कैसे डिफेक्ट्स आते हैं और उन डिफेक्ट्स को क्या कहते हैं और उनका निवारण कैसे होगा। ठीक है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं। देखिए लिखा है, द डिफेक्ट्स ड्यू टू विच ए पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली एंड कंफर्टेबली इज कॉल्ड डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ऐसे डिफेक्ट जिसके कारण पर्सन अपनी ऑब्जेक्ट को सही तरीके से नहीं देख पाता, उसे हम लोग डिफेक्ट्स ऑफ विज़न कहते हैं। ये डिफेक्ट्स ऑफ विज़न 3 प्रकार के हो सकते हैं। तीनों का नाम आपको पता होना चाहिए। मायोफिया, हाइपरमेट्रोफिया, हाइपरमेट्रोपिया। इसकी स्पेलिंग बस आप देख लीजिए, ये वर्ड बोलने में थोड़ा सा साइलेंट है इसमें भी। ठीक है। तो आपको 3 प्रकार के डिफेक्ट्स आपके उसमें देखने को मिलते हैं, मायोफिया, हाइपरमेट्रोफिया और सिफोफिया। ठीक है। जिसमें मायोफिया को हम लोग
शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं और हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। तो शॉर्ट साइटेडनेस मतलब ये होता है कि वो पास की चीज़ें आराम से देख सकता है, दूर की चीज़ें देखने में उसे दिक्कत है। लॉन्ग साइटेडनेस मतलब वो दूर की चीज़ आराम से देख सकता है और उसे पास की चीज़ देखने में दिक्कत है। ठीक है, तो ये हो गया शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस। और सिफोपिया क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कि मायोपिया क्या होता है और कैसे इस डिफेक्ट को हम लोग सही कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है इन दिस डिफेक्ट ए पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। मतलब वो पास की चीज़ें आसानी से देख सकता है, उसे सही से दिखती हैं, लेकिन दूर की चीज़ें उसे नहीं दिखती। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा रहेगा तो उसकी इमेज नहीं बनेगी, या हम ये बोलें कि उसकी इमेज रेटिना पे नहीं बनेगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि दूर की चीज़ें उसको नहीं दिखेंगी। इसका मतलब इमेज फॉर्म्स बिफोर द रेटिना। इसका मतलब ये हुआ कि मायोपिया के केस में अगर आपको ये बीमारी है आपकी आँख में, तो ऑब्जेक्ट अगर आपने इन्फिनिटी पे रखा तो उसकी जो इमेज बनेगी आपकी आँख पे वो रेटिना के पहले बनेगी, ना कि रेटिना पे। आया मेरा बात आपको समझ में? ठीक है, आइए अब देखते हैं आगे। ए पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज़ ए फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी। हमें मालूम है एक हेल्दी पर्सन के अंदर फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी, और नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। यही चीज़ कुछ यहाँ पे ये बोला है कि अगर आपको मायोपिया हुआ है तो आपका जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा वो उसकी इमेज केवल और केवल आपके नियर पॉइंट जो होगा इन्फिनिटी से कम वहाँ पे बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मायोपिया का केस आपको है तो उसके अंदर आपका फार पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी से कम होगा, क्योंकि हम दूर की चीज़ तो देख नहीं सकेंगे, तो हमें इन्फिनिटी से कम हमारा फार पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? आगे देखिए, दिस डिफेक्ट अराइजेज ड्यू टू डिक्रीज इन फोकल लेंथ। हमें मालूम है कि हमारी फोकल लेंथ डिक्रीज़ होने के कारण, ठीक है, हमारी फोकल लेंथ डिक्रीज़ हो गई। इसका मतलब वो क्या हो गया, थिक हो गया। अगर फोकल लेंथ डिक्रीज़ हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, थिक हो गया। और अगर कोई चीज़ थिक हो गई तो इसका मतलब आपके आई लेंस की कर्वेचर जो है वो हाई हो गई या एक्सेस हो गई। ठीक है, और आपका आई बॉल जो है वो फूल गया, इसका मतलब वो ज़्यादा फूल गया। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर किसी को मायोपिया है तो उसका नियर पॉइंट तो 25 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि उसका पास की चीज़ वो देख सकता है, लेकिन उसका फार पॉइंट जो होगा वो नियरर देन इन्फिनिटी होगा। नियरर देन इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी की चीज़ जो है वो आपके कुछ डिस्टेंस तक ही बन पाएगी, जो पॉइंट होगा जहाँ तक आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा गया है तो उसकी जो इमेज बनेगी वो इमेज रिस्ट्रिक्टेड है फार पॉइंट, क्योंकि मायोपिया के केस में इन्फिनिटी से कम है। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? दूसरी चीज़, अगर किसी का फार पॉइंट कम हो रहा है, अगर किसी का फार पॉइंट इन्फिनिटी से कम है तो इसका मतलब उसकी फोकल लेंथ जो है वो डिक्रीज़ हो गई। अब वो दूर की चीज़ नहीं बना पा रहा, इसका मतलब उसकी फोकल लेंथ क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। और अगर फोकल लेंथ डिक्रीज़ हो गई तो इसका मतलब आपके लेंस का कर्वेचर जो है वो ज़्यादा हो गया। और अगर कर्वेचर ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब आपकी आई बॉल जो है उसके अंदर इलोंगेशन देखने को मिला, इसका मतलब वो बड़ी हो गई। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? तो यही है मायोपिया का केस। अब देखिए आप डायग्राम और इससे समझिए। तो इन्होंने बोला कि ऐसे केस जिसमें हमारा फार पॉइंट इन्फिनिटी से कम हो, इसको सही कैसे किया जाए। तो इसके केस में आप याद रखिएगा कि मायोपिया के केस में आपको कॉनकेव लेंस की आवश्यकता होगी, ताकि आपकी इमेज रेटिना पे बन जाए जो पहले बन रही थी। ठीक है, देखिए
इन्होंने बताया आपको मालूम है कि अगर कोई चीज़ इन्फिनिटी पे रखी गई है तो उसकी रेज हमेशा क्या आती है, पैरेलल। तो आपके जो मायोपिक आई होगी उसमें फार पॉइंट इन्फिनिटी से कम होगा, इसका मतलब वहाँ से रेज क्या होंगी, डाइवर्ज होंगी, और आपके अंदर के कॉन्वेक्स लेंस से वो रेटिना पे बनेंगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा, और ये ऑब्जेक्ट आपका बन रहा है जब आप नियर बाई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखते हैं। ये नियर बाई ऑब्जेक्ट आपने इधर रखा और इस ऑब्जेक्ट की इमेज इन्फिनिटी से, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है जो फार पॉइंट आपको दिया होगा। तो देखिए यहाँ से रेज आपकी पैरेलल गई और पैरेलल जाने के बाद वो कहाँ पे बन रही हैं, आपकी रेटिना से पहले बन रही हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपका मायोपिक के केस में रेटिना से पहले आपकी इमेज बनती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, तो इस चीज़ को सही कैसे किया जाए? इस चीज़ को सही करने के लिए इन्होंने बताया है, देखिए वही डायग्राम है ये, ऊपर वाला ही, लेकिन इसके अंदर इन्होंने जब यहाँ पे कॉनकेव लेंस लगा दी तो हमें पता होना चाहिए कि कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है और आपकी कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है। तो जब यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से आपकी इमेज गई तो वो यहाँ से डाइवर्ज हुई और फिर आपकी रेटिना पे बन गई, कन्वर्ज हो गई। इसी तरीके से जो पैरेलल से आपकी रेज आई वो यहाँ पे डाइवर्ज हुई और फिर यहाँ पे मिल गई रेटिना पे। तो कॉनकेव लेंस आपकी चीज़ों को डाइवर्ज कर देता है, जिसके कारण आपकी इमेज को वो कॉन्वेक्स लेंस आसानी से कन्वर्ज कर सके। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। और ये दोनों ऑब्जेक्ट आपको बताए गए हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट से इमेज जो बन रही है वो रेटिना से पहले बन रही है, और फिर आप अगर कॉनकेव लेंस लगा देंगे तब कैसे बनेगी। ठीक है, आगे देखिए। हाइपरमाइट्रोपिया का केस वो है जिस समय पे आप ऑब्जेक्ट पास का, दूर की चीज़ें आराम से देख सकते हैं। इसका मतलब आपका फार पॉइंट इन्फिनिटी ही रहेगा हाइपरमाइट्रोपिया के केस में, लेकिन नियर पॉइंट जो है, ठीक है, नियर पॉइंट आपका 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहेगा। एक हेल्दी आई का 25 सेंटीमीटर है तो हमारा नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट आप कहीं पे भी रखेंगे उसका नियर पॉइंट आपका 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। आप 25 सेंटीमीटर से कम की डिस्टेंस अगर रखेंगे तो आप वो चीज़ नहीं देख पाएंगे, या मैं ये कहूँ कि इमेज जो है वो रेटिना पे नहीं बनेगी। देखिए, इन दिस डिफेक्ट ए पर्सन कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट। पास की चीज़ें वो सही से नहीं देख पाएगा। ए पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज़ द नियर पॉइंट फर्दर अवे फ्रॉम नियर पॉइंट। जो असली में नियर पॉइंट है उससे ज़्यादा दूर पे इसका बनता है हाइपरमाइट्रोपिया का। इन दिस केस इमेज इज फाउंड बियॉन्ड द रेटिना। इस केस में आपकी इमेज रेटिना के पीछे बनती है। मायोपिया के केस में रेटिना के पहले बनती है। आइए देखिए, तो इस चीज़ ये डिफेक्ट कैसे आएगा जिसमें नियर पॉइंट की दिक्कत आएगी। ये डिफेक्ट आएगा आपका फोकल लेंथ आपकी अगर लार्ज हो जाए। उस वाले में फोकल लेंथ डिक्रीज़ हो रही थी, इस वाले में फोकल लेंथ आपकी लार्ज हो जाए। और अगर फोकल लेंथ आपकी लार्ज हो जाएगी जो आपकी आई बॉल है जो पहले फैली हुई थी वो अब सिकुड़ जाएगी। तो इसका मतलब आपकी आई बॉल क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, और आपकी इमेज जो है वो रेटिना के पीछे बनेगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, वही डायग्राम इन्होंने बताया है कि नियर पॉइंट लिया गया तो उससे इमेज आपकी रेटिना पे बन रही है, और ये नियर पॉइंट आपका 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। अब देखिए, ये जो नियर पॉइंट हमने लिया, जो हमने नॉर्मल नियर पॉइंट लिया, और जो हमारा नियर पॉइंट है वो ये रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने जो नियर पॉइंट से कम डिस्टेंस पे हमने कोई चीज़ रखी, मान लीजिए 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे आपने कोई चीज़ रखी, तो वो चीज़ की इमेज जो है वो यहाँ से डाइवर्ज होके रेटिना के पीछे बनाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आपने ये देखा कि मेरा नियर पॉइंट जो है
वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है जब हाइपरमेट्रोपिया का केस होता है। अगर आप 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे कोई चीज़ रखते हैं तो उसकी जो इमेज बनेगी कॉन्वेक्स लेंस से कन्वर्ज होके वो रेटिना के पीछे बनेगी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए, तो इसको सही कैसे किया जाए? तो इन्होंने बताया कि इसको सही करने के लिए आपको कॉन्वेक्स लेंस लगानी पड़ेगी। इसका मतलब 2 बार आपको चीज़ों को कन्वर्ज करना पड़ेगा। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? जो कन्वर्ज करता है। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने नॉर्मल पॉइंट दिखाया और यहाँ पे नियर पॉइंट दिखाया और दोनों से आपकी इमेज गई, कॉन्वेक्स लेंस में गई। उसके बाद जब वो कन्वर्ज हो रही थी तो दूसरे कॉन्वेक्स लेंस में पहुँची और वहाँ से जब कन्वर्ज हुई तब वो यहाँ पे रेटिना पे बन गई। ठीक है, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया के केस में आपको कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है और मायोपिया के केस में आपको कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। बाकी मैंने कॉजेज़ और ये सारी चीज़ें आपको बता दी। तो इसके न्यूमेरिकल में आपको किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा? मायोपिया के केस में आपको फार पॉइंट पता होना चाहिए कि आपका लेस देन इन्फिनिटी है, और हाइपरमेट्रोपिया के केस में आपको नियर पॉइंट पता होना चाहिए जो आपका ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो फार पॉइंट है और ये जो नियर पॉइंट है ये आपकी इमेज बनने का है। इसका मतलब ये वी को दर्शाता है हर जगह पे कि आपकी इमेज कहाँ बनेगी। आपकी इमेज 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूर पे बनेगी तभी आप वो चीज़ देख पाएंगे, और आपकी इमेज अगर इन्फिनिटी से कम रहेगा तभी वहाँ पे इमेज बन सकती है मायोपिया के केस में। तो ये सब दोनों इमेज की डिस्टेंस दर्शाते हैं जो आपको समझना है। ठीक है, आगे आइए। सिफोफिया या बायोफिया क्या है इसको भी देख लेते हैं। ये वाली बीमारी आपको ओल्ड पीपल में देखने को मिलेगी जिनका नियर पॉइंट एज के साथ साथ नियर पॉइंट जो 25 सेंटीमीटर है वो अब बढ़ता चला जाता है। मतलब वो अब कोई भी चीज़ 25 सेंटीमीटर क्या और ज़्यादा दूर की भी नहीं देख पाते। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आपकी ओल्ड एज आ रही है तो आपका नियर पॉइंट धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। जो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर था वो 30, 35, 40 सेंटीमीटर ऐसे होता चला जाएगा। और ये सब बीमारी बुढ़ापे में आपको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों चीज़ें आपके आँखों के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि हमारा नियर पॉइंट बार बार ख़राब होते जा रहा है बुढ़ापे में? तो उसका कारण इन्होंने बताया है कि आपकी सिलेरी मसल अब अच्छे से लेंस को कंट्रोल नहीं कर पाती। इसका मतलब फोकल लेंथ आपका एडजस्ट नहीं हो पाता। और दूसरा, हमारे आई लेंस की, क्योंकि सिलेरी मसल वीक हो गई तो हमारे आई लेंस की इलास्टिसिटी वो आसानी से जो ऊपर नीचे हो जाता है अपना फोकल लेंथ एडजस्ट कर लेता है, उसमें हार्डनिंग आ जाती है, या मतलब वो इलास्टिसिटी खो देता है। कोई दिक्कत? तो इसको कैसे सही किया जाए? तो इन्होंने बताया कि ये वाली बीमारी वो है जिसमें आदमी मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से सफ़र करता है। तो इसका मतलब हमें सही करने के लिए कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों लगाना होगा। और जब हम दोनों लगाएंगे तो ऐसी लेंसों को हम लोग बाईफोकल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? बाईफोकल मतलब इसके दो फोकल लेंथ होंगे। तो इन्होंने बोला कि दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग बाईफोकल लेंस एंड विच कंसिस्ट बोथ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। आपके दोनों लेंस लगेंगे। अब इन्होंने बोला कि जो आपका बाईफोकल लेंस है उसमें जो अपर पोर्शन है वो आपके कॉन्केव लेंस के लिए है, और जो लोअर पोर्शन है वो आपके कॉन्वेक्स लेंस के लिए है। इसका मतलब अपर पोर्शन आपके मायोपिया के लिए है और लोअर पोर्शन आपके हाइपरमेट्रोपिया के लिए। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। कैटरैक्ट देखिए। कैटरैक्ट भी एक बीमारी आई से रिलेटेड है। इट इज़ अ कंडीशन इन विच क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ आई बिकम्स मिल्की। मतलब हमारी आँख के ऊपर एक सफ़ेद सफ़ेद कलर की परत चढ़ने लगती है जो हमारी लेंस है, एंड क्लाउडी ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ मेम्ब्रेन। और धीरे धीरे जब ये परत चढ़ने लगती है तो हमारे लेंस के ऊपर जो हमारा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, उसके ऊपर एक परत सी आ जाती है, या हम ये कहें कि एक मेम्ब्रेन उसके ऊपर चढ़ जाता है।
ठीक है। और ये मेम्ब्रेन चढ़ने का क्या हुआ, इट जनरली अकर ड्यू टू द ओल्ड एज। ऐसी मेम्ब्रेन तब चढ़ती है जब आप धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और इससे घाटा क्या है, लॉस ऑफ विज़न, हमें दिखने में दिक्कत होगा। तो ऐसी विज़न को कैसे सही किया जा सकता है, ऐसी विज़न को हम ऐसे ही सही कर सकते हैं कि जो हमारी लेंस के ऊपर मेम्ब्रेन है उसकी सर्जरी कराकर हम उसे हटा दें, ठीक है। तो सर्जरी करा कर हटा देंगे तो आपकी लेंस फिर से सही हो जाएगी और आप कैटरेक्ट से बच सकेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। देखिए अगला इन्होंने बोला है, इट इज़ दीज डेज इट इज़ पॉसिबल टू करेक्ट आई डिफेक्ट्स विद द कॉन्टैक्ट लेंस। अब ये जो बाईफोकल लेंस लगा हुआ है इसके साथ साथ अब लेंस के ऊपर ही, चश्मा लगाने से अच्छा है कि आप लेंस के ऊपर ही एक कॉन्टैक्ट लेंस लगा लें, जिससे आप आसानी से अपनी दोनों बीमारियों को सही कर सकते हैं, ठीक है। और कॉन्टैक्ट लेंस होता क्या है, देखिए कॉन्टैक्ट लेंस आर स्मॉल लेंसेज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद द आई। ये ऐसे लेंस हैं जो आई के कॉन्टैक्ट में आपके लगते हैं, विच इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल स्पेक्टेकल। तो जो बुढ़ापे में या जो हम लोग पहले जो चश्मा देखा करते थे, अब वो चीज़ हटकर हमारी लेंस के ऊपर या हमारी आँख के ऊपर एक लेंस लगा दिया जाता है जो एक तरीके से स्पेक्टेकल का ही काम करता है, ठीक है। तो ये मॉडर्न एक्सपेरिमेंट है या मॉडर्न डिस्कवरी है कॉन्टैक्ट लेंस, जिसकी मदद से भी हम लोग आसानी से अपने आई के सारे डिफेक्ट को सही कर सकते हैं। आगे आइए, आगे इन्होंने ये फार्मूला दिया है, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ये फार्मूला लेंस का है, आपको ये जानकारी होगी, 1/f = 1/v - 1/u, जिसमें u आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है पोल से, v आपकी इमेज डिस्टेंस होती है और f आपका फोकल लेंथ होता है, ठीक है। दूसरा हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि लेंस अगर कॉन्वेक्स हुआ, लेंस अगर कॉन्वेक्स हुआ तो उसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी और अगर कॉन्केव हुआ तो उसमें फोकल लेंथ निगेटिव होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ये पता चल गया कि कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव है और कॉन्केव लेंस निगेटिव। अब आइए दूसरा, ये इन्होंने ये बोला कि इन दीज प्रॉब्लम्स ऑलवेज रिमेंबर दैट हेल्दी आई। आपको ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ये पता होना चाहिए कि एक हेल्दी आई का फार पॉइंट इन्फिनिटी है और नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक हेल्दी आई का। और बाकी जब बीमारी होगी या जब आपको मायोपिया होगा तो ये फार पॉइंट आपका इन्फिनिटी से कम हो जाएगा और जब नियर पॉइंट होगा तो वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, तो देखिए ये क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। इन्होंने लिखा है ए पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 3 मीटर। इसने बोला कि 3 मीटर से ज़्यादा दूरी पे अगर ऑब्जेक्ट आप रखेंगे तो आपको उसकी इमेज नहीं बनती हुई दिखेगी। बियॉन्ड 3 मीटर से ज़्यादा। स्टेट द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विज़न। आपको फोकल लेंथ बतानी है उस लेंस की जो इस डिफेक्ट को सही कर सकता है। अब देखिए, अगर वो 3 मीटर से ज़्यादा की चीज़ नहीं देख पाएगा तो इसका मतलब यहाँ पे फार पॉइंट की बात हो रही है। कहने की बात इनकी ये हुई कि फार पॉइंट मतलब 3 मीटर से ज़्यादा दूरी पे अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो आपको उसकी इमेज नहीं बनेगी, या हम ये कहें कि उसकी इमेज रेटिना से पहले बनेगी, ठीक। अब देखिए, तो इसको सही करने का मतलब यही हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आप इन्फिनिटी पे रखे हैं तो उसकी जो इमेज बनेगी आपकी, वो इमेज 3 मीटर तक ही बन जानी चाहिए, तभी जाके वो इमेज आपके ब्रेन तक पहुंचेगी और तभी जाके वो रेटिना पे इमेज बनेगी। तो इसी चीज़ को आपको समझना है कि जो फार पॉइंट यहाँ पे ये जो 3 मीटर दिया गया है, ये फार पॉइंट जो दिया गया है यही आपका वी है। अब देखिए आंसर, देखिए ए पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 3 मीटर। 3 मीटर से ज़्यादा दूर की चीज़ नहीं देख पाता तो इसका मतलब पर्सन को कौन सी बीमारी है, मायोपिया।
टू करेक्ट दिस डिफेक्ट ए कॉन्केव लेंस इज यूज। तो इसको सही करने के लिए आपको क्या लगाना होगा, कॉन्केव लेंस। और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ क्या आती है, निगेटिव। अब देखिए कॉन्केव लेंस विच कैन फॉर्म द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रखा गया है उसकी इमेज कहाँ पे बननी चाहिए, 3 मीटर पे। ठीक है, अब ये सिग्नेचर, इनकी जो साइन कन्वेंशन है ये आप पढ़े हुए हैं, आपको मालूम ही होना चाहिए कि रियल ही इमेज बनती है, रियल डिमिनाइज्ड एंड वर्चुअल, रियल डिमिनाइज्ड एंड इन्वर्टेड इमेज आपके कॉन्वेक्स लेंस में अधिकतर बनती है। तो इसका मतलब u माइनस इन्फिनिटी और v आपको कितना लेना है, 3 मीटर दिया गया है तो -300 सेंटीमीटर। आगे आप इस फॉर्मूले में जब ये चीज़ रखेंगे तो आपका f निगेटिव में निकलना चाहिए, क्योंकि आपको कॉन्केव लेंस लगाना है और f आपका निगेटिव में निकला। इसका मतलब कॉन्केव लेंस, और कॉन्केव लेंस कौन सी लेंस होती है, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब आपको अगर फोकल लेंथ आपकी निकल गई तो आपसे पूछता है वो कि लेंस की पावर बताइए, तो आपको मालूम है 100/f सेंटीमीटर जो है उससे आप पावर भी लेंस की निकाल सकते हैं, जो आपको डायोप्टर में मिलता है या डी में मिलता है। ठीक है, आगे आइए। अब अगला पार्ट जो है हमारे पास वो है प्रिज्म। तो प्रिज्म के लिए मैं आपको सबसे पहले ग्लास स्लैब की तरफ ले जाना चाहता हूं, जो आपने पढ़ा था। और ग्लास स्लैब में आपने यही पढ़ा था कि एक ग्लास स्लैब अगर हम रखते हैं तो उसमें जो हमारा इंसिडेंट रे आता है वो सबसे पहले तो अपना एयर से वो इस ग्लास में जा रहा है, और ग्लास से जब बाहर निकल रहा है तो फिर वो एयर में आ रहा है। तो जब भी आपकी रे कोई अपना मीडियम बदलती है तो उस समय पे रिफ्रैक्शन उसे करना पड़ता है, ये आपको जानकारी है। तो इसका मतलब इस जगह पे आप एक नॉर्मल डालेंगे और आप रिफ्रैक्शन चेक करेंगे। अब आपको मालूम है कि एयर से ग्लास मेरा डेंसर मीडियम है, तो इसका मतलब एयर हो गया आपका रेयर मीडियम और ये हो गया डेंसर मीडियम। तो जब भी चीज़ आपकी डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ डिफ्लेक्ट होती है, नॉर्मल की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। और जब भी कोई रे आपकी डेंसर से रेयर जाती है तो वो नॉर्मल से दूर की तरफ रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, नॉर्मल से दूर की तरफ। तो आपको ये चीज़ पता चल गई, डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल और रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। कोई दिक्कत आपको? इसी चीज़ का इस्तेमाल इन्होंने प्रिज्म में किया है। देखिए इन्होंने बोला है कि प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम है। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आसपास देख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव मीडियम मतलब ये एक रिफ्रैक्शन का मीडियम प्रोवाइड करता है। दूसरा, दे हैव ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम बाउंडेड बाय एटलीस्ट 2 लेटरल सरफेस। 2 लेटरल सरफेस इसकी कौन सी है, एक ये और एक ये। इंक्लाइन टू ईच अदर एट सर्टेन एंगल, और वो सर्टेन एंगल आप ये और ये खींचे तो इनके बीच में ये एक एंगल बना, इतने एंगल पे वो इंक्लाइन है। ठीक है। इट हैज़ 2 ट्रायंगुलर बेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस। ठीक है, इट हैज़ 2 ट्रायंगुलर बेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस। इसका मतलब क्या हुआ, आपको समझ में आया? मतलब किसी भी प्रिज्म के अंदर अगर आप बेस की बात करें तो 2 रेक्टेंगुलर बेस हैं और 3 आपको लेटरल सरफेस मिलेगी। कहने की बात यह हुई कि अगर मैं ऐसे कोई चीज़ रखूं और ऐसे कोई चीज़ रखूं तो आप जब इसको जोड़ेंगे तो आपको एक ऊपर का बेस ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये हो गए आपके 2 ट्रायंगुलर बेस, और हर एक मुंह की तरफ एक लाइन है, तो इसका मतलब एक फेस ये, एक फेस ये और एक फेस सामने का। तो 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस आपको मिली और 2 आपको बेस मिले ट्रायंगुलर। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? आगे आइए। तो इसका मतलब जो 2 लेटरल सरफेस हैं आपकी, उनके बीच में जो एंगल ए बनता है ये वाला, इस एंगल ए को ही हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म ए से डिनोट करते हैं जो आपके 2 लेटरल सरफेस हैं उनके बीच का एंगल। तो
तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या समझना है वो देखिए आप। आपको मैं दिखाता हूँ वो चीज़, देखिए इसमें लिखा गया है, क्या लिखा गया है वो देखिए आप, कि जो आपकी रे है, आपने जैसे कोई एक चीज़ ली, सॉरी मैं आपको थोड़ा सा सही से बताता हूँ, आप समझिएगा इसको, ठीक है। एक लेटरल सरफेस आपकी ये रही और एक लेटरल सरफेस ये रही, ठीक है। अब लेटरल सरफेस के ऊपर ही मेरा कोई नॉर्मल गिरेगा, ये नॉर्मल गिरा दिया मैंने, तो नॉर्मल 90 डिग्री से बनता है, ये आपको पता है। अब मैंने यहाँ से कोई एक रे ली, देखिए ये मैंने रे ली, ठीक है, ये रे मेरी गई। अब मुझे बताइए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला होगा कि ये वाला। तो हमें मालूम है एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल से बनता है, तो नॉर्मल से बना तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, ये वाला। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, जब ये लाल वाली लाइन जो मेरी है वो अंदर जाएगी मीडियम के, तो इसका मतलब आप रेयरर से कहाँ पे जा रहे हैं, डेंसर में। जैसे ही आप रेयरर से डेंसर में गए तो आपको मालूम है इट डिफ्लेक्ट्स टूवर्ड्स दी नॉर्मल। तो ये लाइन जो सीधी जानी थी ये अब टूवर्ड्स दी नॉर्मल, मतलब ये वाली जो नॉर्मल लाइन है इसके टूवर्ड्स पे ये डिफ्लेक्ट हो गई। कोई दिक्कत? ये डिफ्लेक्ट होके ये पूरे डेंसर मीडियम में यहाँ पे पहुँची, ठीक है। अब ये इस सरफेस पे पहुँची जैसे, तो जब बाहर निकलना है तो ये डेंसर से फिर रेयरर में जा रही है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? ये खींच दी मैंने नॉर्मल लाइन, यहाँ पे नॉर्मल लाइन है, मतलब ये 90 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत आपको? और यहाँ पे हमारा ये वाला जो एंगल है, ध्यान से समझिएगा, ये वाला नॉर्मल के साथ ये हमारा R2 ले लीजिए इसको, और इसको R1 ले लीजिए, मतलब ये भी अंदर से रिफ्लेक्ट होके लाइट गई और यहाँ तक पहुँची R2 पे। अब जब ये डेंसर से रेयरर जाएगी तो इसको जो नॉर्मल की तरफ डिफ्लेक्ट होना था, क्योंकि रेयरर में डिफ्लेक्ट अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होता है, तो ये अवे चली जाएगी, दूर की तरफ ये लाइन निकल जाएगी। समझ गए? और हमें मालूम है कि ये वाला एंगल जो नॉर्मल से बनेगा ये आपका ई कहलाएगा। अब आप समझिए इसमें क्या क्या है। आई हो गया आपका जो है वो है इंसिडेंट रे, ये वाली। ईएफ जो हो गया आपका, ईएफ ये वाली लाइन जो है ये हो गई आपकी रिफ्रैक्टेड रे, देखिए यहाँ पे। पीई लाइन हो गई आपकी इंसिडेंट लाइन, इंसिडेंट रे। ईएफ हो गई आपकी रिफ्रैक्टेड रे, और एफएस जो आपकी बाहर की तरफ निकली है वो हो गई आपकी इमर्जेंट रे। और आपको ये भी मालूम है कि ट्रायंगल में जो ये दो लेटरल सरफेस है इनके बीच का जो ये एंगल है इसी को हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। आगे आपको एंगल आई क्या है ये पता चल गया, एंगल आर क्या है ये पता चल गया, एंगल ई क्या है ये पता चल गया। अब देखिए जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, हमने देखा कि जब हम ये इमर्जेंट लाइन को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाएंगे, जब हम इस इमर्जेंट लाइन को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाएंगे और इस इंसिडेंस लाइन को थोड़ी आगे की तरफ बढ़ाएंगे, तो ये दोनों कहीं ना कहीं कट करेगी। जहाँ पे वो कट करी है वो वाला एंगल जो है वो आपका डी कहलाता है, जिसे हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। या मैं ये कहूँ कि इमर्जेंट लाइन और इंसिडेंट लाइन के बीच में कितना डेविएशन हुआ है वो एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, तो आपने क्या देखा, आपने ये सीखा। मैं आपको थोड़ा सा और चीज़ें दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखिए ये वाला डायग्राम देखिए आप, आपको साफ सफाई इसके अंदर दिख रहा है कि ये लाइन जो जा रही है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, यहाँ पे गई ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, और ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, और बाहर की तरफ निकली तो ये इमर्जेंट हो गया। इस इमर्जेंट लाइन को आगे की तरफ और इसको आगे की तरफ बढ़ाए तो कितना डेविएशन हुआ है या कितने एंगल का डेविएशन हुआ है हमारे इंसिडेंट लाइन में इमर्जेंट लाइन से, उसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन किसके बीच में निकलता है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में। आगे आइए। तो मेरे ख्याल से आप इस डायग्राम को समझ चुके होंगे
कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये अगर आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। तो मैंने अभी बताया कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है उसका रिलेशन किससे है? एंगल ऑफ इंसिडेंट से और एंगल ऑफ इमर्जेंट से। तो आपको अगर एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है तो आपको इंसिडेंट रे का एंगल, इमर्जेंट रे का एंगल, पहले आप इनको जोड़ दीजिए और उसके बाद जो भी एंगल ऑफ प्रिज्म दिया गया है उसे आप घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन किससे निकलता है? एंगल ऑफ डेविएशन आपका किससे निकलता है? एंगल ऑफ डेविएशन आपका निकलता है एंगल आई प्लस एंगल ई, ये आप करेंगे, और उसके बाद माइनस एंगल ए। एंगल ए क्या है? आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, आगे आइए। अब आते हैं हम लोग, जब हमने रिफ्रैक्शन पढ़ लिया, डिस्पर्जन की तरफ, और ध्यान से समझते हैं कि डिस्पर्जन क्या है। द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स कलर व्हेन इट पास थ्रू ए प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन। ये लोग बोल रहे हैं कि आपकी कोई भी वाइट लाइट जब अपने कलर में या जो वाइट लाइट के अंदर जो कलर है उसके अंदर स्प्लिट हो जाए वाया पासिंग थ्रू द प्रिज्म से पास होने के बाद जब वाइट लाइट अपने कलर में, कंस्टिट्यूएंट्स कलर में स्प्लिट हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिस्पर्जन। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे आपको ये पता होना चाहिए कि वाइट लाइट जो डिस्पर्स करती है वो अपने साथ कुछ 7 कलर बनाती है जिसे हम विबग्योर कहते हैं। और ये विबग्योर क्या है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो हमें वाइट कलर का जो ये जो कंस्टिट्यूएंट कलर हैं ये मिले, इसे हम लोग एक नाम से जानते हैं जो जिसे हम कहेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स। क्या कहेंगे हम लोग? स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर। 7 कलर के जोड़े आपको मिले जब आप वाइट लाइट को प्रिज्म से आगे की तरफ बढ़ाए और डिस्पर्जन हुआ उसके अंदर, और आपके वाइट लाइट अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में टूट गए। आगे देखिए, आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट वन टू यूज़ द ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। किसी लाइट का कितना बड़ा स्पेक्ट्रम बनता है या उसके अंदर अपने कलर जो हैं उसमें जो वो टूटते हैं, उसकी खोज सबसे पहले किसने करी? आइजैक न्यूटन ने। और उसने एक ग्लास प्रिज्म की मदद से वाइट लाइट को अपने स्पेक्ट्रम में तोड़ के दिखाया। अब देखिए हुआ क्या इसमें। आपने ये वाइट लाइट भेजी, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ और उसके बाद ये अपने कलर में टूट गया। अब आपको ये समझना है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, कि जो आपकी ये चीज़ थी और जो यहाँ से लाइट आके यहाँ पे डिफ्लेक्ट हुई, तो ये 7 कलर की स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट आपको स्क्रीन पे मिली। ठीक है, इस स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि R ऊपर लिखा गया है और V नीचे लिखा गया है, और ऐसे विबग्योर है। तो आपको ये समझना है कि जब ये लाइट यहाँ से ज़्यादा नीचे की तरफ हुआ और यहाँ पे थोड़ा सा हुआ, तो इसका मतलब इस वाले R में आपका डेविएशन कम है और इस वाले V में आपका डेविएशन ज़्यादा है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन आपको किस में देखने को मिल रहा है? वायलेट में। और सबसे कम डिफ्लेक्शन आपको किस में देखने को मिल रहा है? रेड में। आगे देखिए, ए सिमिलर बैंड ऑफ 7 कलर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ए बीम ऑफ वाइट लाइट फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज पासिंग थ्रू ए ट्रायंगुलर प्रिज्म। इन्होंने बोला कि एक वाइट लाइट आपने ली है कोई इलेक्ट्रिक बल्ब की, अगर उसे आप किसी ग्लास प्रिज्म, जो ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म है, उससे पास करवाएंगे तो आपको उसमें भी यही 7 कलर का स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट मिलेगी। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, लाइट रेज ऑफ डिफरेंट कलर ट्रेवल विथ सेम स्पीड इन वैक्यूम एंड एयर बट इन एनी अदर मीडियम दे ट्रेवल विथ डिफरेंट स्पीड एंड बेंड थ्रू ए डिफरेंट एंगल। इन्होंने बोला कि लाइट जो है चाहे किसी भी कलर की हो, लाइट किसी भी कलर की हो, अगर वो वैक्यूम और एयर इन दोनों में सफ़र कर रही हैं तो उनकी स्पीड सेम रहेगी। लेकिन वैक्यूम और एयर को छोड़कर आपने कोई दूसरा मीडियम लिया तो वहाँ पे उनका स्पीड और उनका एंगल, या जितना डिफ्लेक्शन होता है
उनमें आपको चेंज देखने को मिलेगा, और यही लाइट की डिस्पर्जन का कारण है। तो लाइट की डिस्पर्जन का कारण क्या है? लाइट की डिस्पर्जन का कारण यही है कि अगर हमने मीडियम चेंज किया तो उस मीडियम में उनकी लाइट की स्पीड पे और लाइट के बेंडिंग पे अफेक्ट करता है, केवल दो जगह चीज़ को छोड़कर, और वो क्या है? वैक्यूम और एयर। ठीक है, तो आपने देखा कि स्पीड, दो चीज़ आपके डिस्पर्जन के ऊपर अफेक्ट कर रही है, दो चीज़ आपके डिस्पर्जन के ऊपर अफेक्ट कर रही है। एक कर रही है डिस्पर्जन के ऊपर आपका क्या क्या चीज़ अफेक्ट कर रहा है? लाइट की स्पीड और लाइट का डिफ्लेक्शन, या हम ये कहें कि बेंडिंग। ठीक है, देखिए अब इन्होंने बोला कि रेड लाइट हैज़ मैक्सिमम वेवलेंथ एंड वायलेट लाइट हैज़ मिनिमम वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब कितनी दूर तक आपकी कोई चीज़ देखी जा सकती है। तो इसका मतलब रेड कलर की वेवलेंथ, वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, जो मीटर में नापा जाता है। तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है। ठीक है, तो आपको जो ये विबग्योर लिखा हुआ है, ये जो विबग्योर लिखा हुआ है, इसमें आपकी यहाँ पे वेवलेंथ जो लैम्डा है वो आपका क्या कर रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है। इसका मतलब वायलेट से ज़्यादा इसका, 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 और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका? रेड का। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हमें मालूम है अगर इसका हमारे रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है, रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, और अगर स्पीड ज़्यादा है तो इसका मतलब इसका डेविएशन सबसे कम होगा, क्योंकि ये बहुत तेज़ी की स्पीड से चल रहा है। तो आपको एक चीज़ समझ में आई, आप रेड कलर और वायलेट कलर को पकड़िए और देख लीजिए कि क्या है। रेड का लैम्डा सबसे ज़्यादा होता है हाई, इसकी स्पीड भी हाई होती है, और इसका डेविएशन लो होता है। इसमें लैम्डा लो होता है सबसे, स्पीड भी इसकी लो होती है सबसे, लेकिन डेविएशन इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, आइए अब आगे देखिए। तो इन्होंने साफ साफ ये बताया है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए, बहुत अच्छा चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताया है कि आपका अगर लैम्डा ज़्यादा है तो आपकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, और अगर आपकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो आपकी डेविएशन सबसे कम होगी। ठीक है, आगे देखिए। अब इन्होंने बताया है रिकम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट। हमने मालूम है कि एक प्रिज्म हमने लगाया तो उससे वाइट लाइट अपने 7 कलर में टूट गई, या 7 कलर के स्पेक्ट्रम में आ गई। अब हम अगर दूसरा प्रिज्म लगा दें और उस 7 कलर को फिर से एक वाइट लाइट में वो कर दें, तो उसे ही हम लोग कहते हैं रिकम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट। देखिए, न्यूटन ने रिवर्स डिस्पर्जन, अब इसको रिवर्स डिस्पर्जन इसलिए कहा गया क्योंकि आप अब 7 कलर को सिंगल कलर में ला रहे हैं। तो न्यूटन ने रिवर्स डिस्पर्जन की तरफ भी ध्यान दिया और उसने बोला कि रिवर्स डिस्पर्जन भी संभव है। जैसे वाइट कलर को 7 कलर में तोड़ा जा सकता है, वैसे ही 7 कलर को हम फिर से एक सिंगल वाइट लाइट में ला सकते हैं। और इसके लिए उसने क्या किया, देखिए। He kept two prism close to each other, one in erect position and other in inverted position. उसने 2 प्रिज्म लिया, एक सीधे मुंह और एक उल्टे मुंह। ठीक है, द लाइट गेट डिस्पर्स्ड व्हेन पासेस थ्रू द फर्स्ट प्रिज्म। पहले वाले प्रिज्म में साधारण रूप से आपकी लाइट आई और वो 7 कलर में डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, साफ सफा इसके अंदर दिखाया गया है कि डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा आर कम, सबसे कम आर में होगी। तो देखिए, आपका आर ऊपर दिखाया है और वी इधर दिखाया है। यहाँ तक आपको मेरी बात आई। अब हमें मालूम है ये रेयरर से डेंसर जा रहा है, तो ये टूवर्ड्स दी नॉर्मल होगा, और ये टूवर्ड्स दी नॉर्मल होकर जब यहाँ पे पहुँचेगा तो एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिलेंगी, और वहाँ से जब ये बाहर निकलेंगी तो एक लाइट के रूप में निकलेंगी। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? देखिए क्या लिखा है, द सेकंड प्रिज्म, सेकंड प्रिज्म की बात कर रहा हूँ मैं। सेकंड प्रिज्म पे जाइए। द सेकंड प्रिज्म रिसीव्स ऑल द सेवन कलर्ड रेज। देखिए, ये पूरे 7 कलर आपका सेकंड प्रिज्म रिसीव कर रहा है फ्रॉम द फर्स्ट प्रिज्म
एंड रिकम्बाइंस देम इनटू द ओरिजिनल वाइट लाइट। और ये वाला जो उल्टा वाला प्रिज्म है ये इसको रिकम्बाइन करके सिंगल वाइट लाइट में ला देता है। दिस ऑब्जर्वेशन शोज दैट सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। और यही ऑब्जर्वेशन करके हम ये शो कर सकते हैं कि सनलाइट 7 कलर से बना हुआ है, भले ही वो वाइट दिख रहा हो। एनी लाइट दैट गिव्स स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड वाइट लाइट। कोई भी लाइट जो 7 कलर का स्पेक्ट्रम दिखाती है उसे हम सनलाइट की तरह वाइट लाइट से डिनोट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको रिकम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट का भी मतलब समझ में आ गया होगा। आगे चलें, आगे देखिए। अब आता है हमारे पास रेनबो। ध्यान से समझिएगा। अ रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम। अब देखिए ये स्पेक्ट्रम इंसान ने तो नहीं बनाया, तो इसका मतलब ये स्पेक्ट्रम कैसा हो गया? नेचुरल स्पेक्ट्रम। ए रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयर इन द स्काई आफ्टर रेन शावर। जब भी बारिश होती है तो उसके बाद हमें आसमान में इंद्रधनुष दिखता है। अब ये इंद्रधनुष क्यों दिखता है ये समझिए आप। इट इज कॉज्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट। इंद्रधनुष मतलब 7 कलर दिखना, तो इसका मतलब जो हमारी वाइट लाइट है सनलाइट उसका डिस्पर्जन हुआ होगा। ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय। अब प्रिज्म तो है नहीं, तो प्रिज्म की जगह पे यहाँ पे क्या है? टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे प्रिज्म की जगह पे एक वाटर ड्रॉपलेट है, और वाटर ड्रॉपलेट में जब आपकी लाइट आएगी तो जाहिर सी बात है मीडियम बदलेगा और आपकी लाइट को रिफ्रैक्शन का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए रेनबो होने का कारण क्या है? डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे देखिए। अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। रेनबो हमेशा वहाँ बनेगा जो सन की विपरीत दिशा हो। सन की उल्टी दिशा में आपको इंद्रधनुष दिखेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ए रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। और वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट एज ए स्मॉल प्रिज्म। जो हमने टाइनी वाटर ड्रॉपलेट है वो आपका प्रिज्म की तरीके से काम करेगा। दे रिफ्रैक्ट द इंसिडेंट सनलाइट, देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप। देखिए बहुत आसान सी चीज़ है, इसमें कोई बहुत वैसा रूल नहीं है। ये आपने एक वाटर ड्रॉपलेट लिया, ध्यान दीजिएगा, आपकी सनलाइट आई, सनलाइट रेयरर से डेंसर में गई तो ये डिफ्लेक्ट हो गई। इसका मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ। अब ये ड्रॉपलेट के अंदर ही इसी मीडियम में जब ये आगे की तरफ बढ़ेगी तो इसे रिफ्लेक्शन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका मीडियम चेंज नहीं हो रहा। तो पहले रिफ्रैक्शन हुआ, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। इंटरनल मतलब ड्रॉपलेट के अंदर ही आपको इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिला, और उसके बाद फिर आपको जो लाइट बाहर निकलती हुई दिखी वो आपको रिफ्रैक्शन देखने को मिली। तो 2 रिफ्रैक्शन और 1 रिफ्लेक्शन से आपको इंद्रधनुष देखने को मिलता है। आगे देखिए। ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब कोई रेनबो होने का कारण क्या है? रेनबो होने का कारण है आपका डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपके ड्रॉपलेट के अंदर जो रिफ्लेक्शन हो रही है उसे हम लोग इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है। तो रेनबो 2 कारण से हुआ, डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। क्या है यार ये तो। ठीक है, आगे देखिए। अभी तक आपने देखा कि ये जो रेनबो है ये रेन शावर के बाद देखने को मिलता है। नेचुरल स्पेक्ट्रम हमें आसमान में अपोजिट टू दी सनलाइट। अब ये बोल रहे हैं अ रेनबो कैन ऑल्सो बी सीन ऑन सन्नी डे। रेनबो जो है वो आपको सन्नी डे मतलब जब सूरज निकला हो उस समय पे भी देखने को मिलता है। बाय लुकिंग एट द स्काई थ्रू द वाटरफॉल। मतलब आप स्काई को एक पानी की परत के पीछे से देख रहे हैं। तो कुल मिला के तो बात वही हुई कि आपकी जो लाइट है उसको अब वाटर ड्रॉपलेट का सामना करना पड़ेगा सनलाइट की तरफ जाने के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पे भी डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन
दोनों चीज़ होगी तो आपको रेनफॉल देखने को मिलेगी। तो इन्होंने बोला अ रेनबो कैन ऑल्सो बी सीन ऑन ए सनी डे बाय लुकिंग एट द स्काई थ्रू ए वाटरफॉल और थ्रू ए वाटर फाउंटेन। चाहे वाटरफॉल ले लो चाहे वाटर फाउंटेन ले लो, विद द सन बिहाइंड यू। और इस समय पे भी सूरज जो है वो आपके पीछे रहना चाहिए और आप आसमान को देख रहे हैं वाटरफॉल के थ्रू, तब आपको रेनबो देखने को मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। तो अगला टॉपिक अब हम लोगों के पास जो है वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो हमने रेनबो के बारे में जो जानकारी ली वो हमने ये ली कि रेनबो असल में डिस्पर्जन और इंटरनल रिफ्लेक्शन, इन दोनों की मदद से आपका रेनबो बनता है। इसका मतलब आपका टाइनी वाटर ड्रॉपलेट या वाटरफॉल अगर इस टाइप की कोई चीज़ें आएँ तो उनमें इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इसका मतलब उसका रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, अब आइए आप एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे और इसे समझने की कोशिश करिए। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, इट्स डेंसिटी गोज ऑन चेंजिंग एज वी मूव अप और डाउन. It can be considered to be considering the layer of different densities which act as a rarer and denser medium to each other. Due to this, when the light rays passes through the atmosphere, they undergo refraction, and this refraction of light through this layer is known as atmospheric refraction. ये लोग क्या कह रहे हैं वो समझिए आप। इन लोगों के कहने का मतलब ये है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें हमें मालूम है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, इस टाइप के कई चीज़ें एटमॉस्फेयर में लेयर बने हुए हैं। और हमें ये भी मालूम है कि हर एक लेयर की अपनी अपनी एक डेंसिटी है। तो इसका मतलब जो आपकी वहाँ से जो आपकी सनलाइट आ रही है, ये सनलाइट हर एक लेयर में जो लेयर है और इसकी डेंसिटी हर एक लेयर में चेंज हो रही है, तो उतनी बार इसे रिफ्रैक्शन का सामना करना पड़ता है। तो इसी रिफ्रैक्शन को जो एटमॉस्फेयर में हम लोगों के अलग अलग डेंसिटी के लेयर मौजूद हैं, उनके कारण जो रिफ्रैक्शन होता है, उसी रिफ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मैंने आपको बताया रिफ्रैक्शन वही होगा जब दो मीडियम आपस में उनकी डेंसिटी या उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो। ठीक है, अगर मीडियम सेम है तो रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा, ना कि रिफ्रैक्शन। आगे देखिए, अब इन्होंने बोला सम फिनोमिना बेस्ड ऑन द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब हमें ये देखना है कि ये जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है ये कहाँ कहाँ इनकी एप्लीकेशन अप्लाई होती है। तो इन्होंने बोला द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ द स्टार लाइट। अगर आपकी जो स्टार हैं वो जो ट्विंकल कर रहे हैं तो उनके ट्विंकल करने का कारण क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब हम देखते हैं ये कारण क्यों है। एज द लाइट फ्रॉम द स्टार एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर, ये लोग बोल रहे हैं कि जब आपकी लाइट स्टार से एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, देन इट अंडरगो वेरियस रिफ्रैक्शन ड्यू टू द ऑप्टिकल डेंसिटीज ऑफ द एयर एट वेरियस एटीट्यूड। ये लोग बोल रहे हैं हमारे अर्थ की अलग अलग हाइट पे अलग अलग डेंसिटी या ऑप्टिकल डेंसिटी को हम लोग लाइट डेंसिटी कहते हैं। तो ये डेंसिटी अलग अलग जो आपको देखने को मिल रही है, इसके कारण जो स्टार की लाइट आती है वो रिफ्रैक्ट होती हुई आती है। ठीक है, एज द लाइट फ्रॉम द स्टार एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन ड्यू टू द वेरियल ऑप्टिकल डेंसिटीज। द कंटिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर, हर समय पे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी चेंज हो रही है। द कंटिन्यूस चेंजिंग एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्ट्स द लाइट बाय डिफरेंट अमाउंट। हर बार जो डेंसिटी चेंज हो रही है वो लाइट जो आ रही है उसको रिफ्रैक्ट कर रही है अलग अलग अमाउंट में, क्योंकि कहीं पे रेयरर होगा कहीं पे डेंसर होगा, तो इसका मतलब आपकी लाइट में रिफ्रैक्शन की वेरिएशन देखने को मिल रहा है। इन दिस वे द स्टार लाइट रीचिंग आवर आइज़, और इस तरीके से जो लाइट हमारे यहाँ पे पहुँचती है वो भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करती हुई हमें दिखती है। इसीलिए स्टार जो है वो ट्विंकल करते हुए दिखते हैं, कभी बुझ रहे हैं कभी खुल रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि लाइट की रिफ्रैक्शन जो एटमॉस्फेयर से हो रही है उसके कारण जो हमें दिख रही है चीज़ वो कभी ज़्यादा डार्क दिख जा रही है कभी कम डार्क दिख जा रही है, तो उसको हम लोग ट्विंकल का नाम दिए। ठीक है, तो आपको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का मेन कारण एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, और वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्यों होता है? एटमॉस्फेयर की वेरिइंग डेंसिटी के कारण। आगे आइए,
द स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर। दूसरा इन्होंने ये बोला कि कोई भी स्टार या कोई भी कॉन्स्टिलेशन जो हमें देखने को मिलता है स्काई में, वो हमें अपनी जो उनकी हाइट है उससे ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब अगर उनकी हाइट 10 मीटर है तो वो आपको 15 मीटर या 16 मीटर पे देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों? अब देखिए, एज द लाइट फ्रॉम ए स्टार एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन। हमें मालूम है कि जैसे ही लाइट जो है वो एटमॉस्फेयर में पहुंचती है तो डेंसिटी चेंज होने के कारण उसे रिफ्रैक्शन का सामना करना पड़ता है, एंड इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल ईच टाइम ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी आपके डेंसर मीडियम होता जाएगा, और डेंसर मीडियम अगर डेंसिटी बढ़ रही है और डेंसर मीडियम हो रहा है तो आपकी लाइट रेज बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। देयरफॉर द अपेरेंट पोजीशन, अपेरेंट मतलब कि जो आपको दिखती है, द अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार इज साइडली डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन। इसीलिए जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है उससे अलग आपको वो चीज़ दिखती है। द स्टार अपीयर टू बी स्लाइटली हायर देन इट एक्चुअल पोजीशन व्हेन व्यूड फ्रॉम द होरिजोन। जब आप नीचे से स्टार को देखेंगे तो इसी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण उसकी हाइट हमें ज़्यादा दिखाई देती है। आप 9th क्लास में जब होंगे तो उसके अंदर एक उदाहरण आपको ग्लास का उन्होंने बताया होगा कि ग्लास अंदर की तरफ जाने के बाद पानी में वो थोड़ी सी टेढ़ी दिखती है। वो ग्लास टेढ़ा दिखने का कारण ही यही है कि रिफ्रैक्शन उनमें हो रहा है, या हम ये बोलें कि जो लाइट है वो रेयरर से डेंसर मीडियम में सफ़र कर रही है। ठीक है, आगे आइए। अगला जो इन्होंने बोला है वो बोल रहा है कि स्काई अगर हमारे स्टार ट्विंकल कर रहे हैं तो प्लैनेट ट्विंकल करते हुए क्यों नहीं दिखते हैं? वो भी तो दूर हैं, वो भी तो ट्विंकल करने चाहिए। तो उनका कारण देखिए इन्होंने क्या लिखा। सबसे पहला कारण तो इन्होंने ये लिखा कि एज प्लैनेट्स आर ऑफ लार्जर साइज देन स्टार। पहला तो ये है कि प्लैनेट जो है उनकी साइज स्टार से बड़ी है, एंड मच क्लोजर टू द अर्थ, और वो स्टार की अपेक्षा डिस्टेंस में भी अर्थ के नज़दीक हैं। दे कैन बी कंसिडर एज द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट। अब इसका मतलब अगर वो दूर नहीं है तो इसका मतलब वो पॉइंट सोर्स नहीं रहा, अब वो हमें कोई एक बहुत बड़ी चीज़ दिख रही है जिसके अंदर बहुत ढेर सारे पॉइंट सोर्स है जिनसे हमारी लाइट एमिट हो रही है। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि पहला कारण तो यही है कि प्लैनेट की साइज लार्जर है और उसकी डिस्टेंस अर्थ से कम है। अब ऐसा होने से क्या हुआ? अर्थ से डिस्टेंस कम होने के कारण जो आपका पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है वो कलेक्शन हो जाएगा, वो बहुत ढेर सारे पॉइंट सोर्स का कलेक्शन हो जाएगा, एंड दिस टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट, और हर एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से जो रिफ्रैक्शन हो रही है, दिस टोटल वेरिएशन अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आई फ्रॉम द इंडिविजुअल पॉइंट साइज सोर्स विल एवरेज आउट टू जीरो। जब आप इसका एवरेज निकालेंगे या सब चीज़ों को देखेंगे कि हर एक पॉइंट सोर्स साइज से कितना रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो आपको दिखेगा कि सारा का सारा नल हो गया या जीरो हो गया। तो इसके कारण प्लैनेट में ट्विंकलिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। पॉइंट सोर्स एक तब होगा जब कोई चीज़ बहुत दूर पे हो, और जब कोई चीज़ बहुत नज़दीक होती है तो हम उसका बहुत बड़ा भाग देख पाते हैं, जिसके कारण दे आर नोन एज कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेज, और यही प्लैनेट के केस में हुआ। आगे आइए। अगला जो चीज़ दिया गया है वो दिया गया है एडवांस सनराइज़ और डिलेड सनसेट। हमें सूरज उगने से पहले ही दिखने लगता है और सनसेट होने के बाद हमें सनसेट दिखता है। ठीक है, सूरज उगने से पहले ही हमें सूरज दिख जाता है और सनसेट होने के बाद हमें सनसेट दिखता है। ऐसा क्यों? तो जाहिर सी बात है, पता तो हमें चली गया कि रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है, लेकिन आपको भाषा कैसी लिखनी है एग्ज़ाम में वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट करती है। ठीक है, आपने इतना चीज़ मेरे से पढ़ लिया। अगर आप इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर अपनी तरफ से नहीं देखेंगे किसी भी सोर्स से, चाहे आप सैम्पल पेपर से देख रहे हो या कहीं से भी देख रहे हो, पढ़ने के बाद उसकी एप्लीकेशन के लिए आपको क्वेश्चन आंसर देखना बहुत ज़रूरी है। समझ आना और किसी चीज़ को लिखना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। लड़के फंस जाते हैं, इंग्लिश के वर्ड उन्हें नहीं मिलते, या कुछ ऐसे वर्ड लिख देते हैं वो लोग जो उस साइंटिफिक टर्म से रिलेटेड नहीं है। तो आपको हमेशा कुछ वर्डों को ही देखना रहता है जब भी आप कोई एग्ज़ाम देते हैं। अब देखिए एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट में क्या लिखा गया है। द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज। ये बोल रहे हैं कि सन हमें दिखने लगता है एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले, और सनसेट जब हो जाता है उसके 2 मिनट बाद हमें सनसेट दिखता है।
2 मिनट पहले सनराइज और 2 मिनट बाद सनसेट। ऐसा क्यों हुआ इसको समझिए। दिस इज बिकॉज द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेयर से संबंधित अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो उसे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहेंगे। व्हेन द सन इज स्लाइटली बिलो द होरिजोन, मान लीजिए कोई आपका एक होरिजोन है और उससे आपका बिलो में आपका सन है। व्हेन द सन इज स्लाइटली बिलो द होरिजोन द सनलाइट कमिंग फ्रॉम द लेस डेंस टू मोर डेंस, तो इसका मतलब आप लेस डेंस से मोर डेंस की तरफ सफ़र कर रहे हैं। एंड इट इज़ रिफ्रैक्टेड डाउनवर्ड, तो इसीलिए वो टूवर्ड्स द नॉर्मल आपका डाउनवर्ड रिफ्लेक्ट होगा। कोई दिक्कत? तो आपको ये चीज़ पता चल गई कि जब भी सन अपनी छोटी पोजीशन पे है, जब स्लाइटली बिलो द होरिजोन है, देन सनलाइट कमिंग फ्रॉम लेस डेंस टू मोर डेंस, मतलब वो लेस डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ जा रहा है। इसका मतलब रेयरर से डेंसर की तरफ जा रहा है, और रेयरर से डेंसर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब लाइट रेज बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल। तो इससे क्या हुआ? दे रिफ्रैक्टेड डाउनवर्ड्स। बिकॉज ऑफ दिस द सन अपीयर्स टू बी रेज्ड अबव द होरिजोन, इसी कारण से हमें सन जो है अपने होरिजोन से थोड़ा सा ऊपर दिखता है, या सनराइज होने से पहले ही वो दिख जाता है। ठीक है। सिमिलरली ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसी तरीके से अगर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हम सनसेट की तरफ में देखें, देन सन कैन बी सीन 2 मिनट्स आफ्टर द सनसेट, तो यही उदाहरण उसमें भी है कि 2 मिनट बाद आपको वो सनसेट दिखेगा। ठीक है। एट सनराइज एंड द सनसेट द सन अपीयर एज फ्लैटन्ड, द अपेरेंट फ्लैटनिंग ऑफ सन डिस्क इज ऑल्सो ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। आपको जो सनराइज और सनसेट के समय पे आपको सन जो है वो एकदम फ्लैटन्ड दिखेगा, और वो फ्लैटन्ड होने का कारण भी क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कोई दिक्कत आपको इसमें? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। आगे इन्होंने बोला है, अब डिस्पर्जन के बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट आ गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बड़े ध्यान से समझिएगा इसे। ठीक है, इतने भाग को। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आपकी ऑब्जेक्ट से, देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन लिखा है, आपकी ऑब्जेक्ट से जो रिफ्लेक्शन हो रही है वो अगर अलग अलग डायरेक्शन में हो रही है तो आपकी लाइट बिखर रही है, और बिखरने को ही हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन इज नोन एज स्कैटरिंग। द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग मटेरियल एंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। इसका मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करता है? आपकी साइज ऑफ स्कैटरिंग मटेरियल, जो स्कैटरिंग मटेरियल है उसकी साइज क्या है और उसकी वेवलेंथ क्या है। ठीक है, आगे आइए। वेरी फाइन पार्टिकल, वेरी फाइन पार्टिकल मतलब छोटे छोटे। वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मेनली ब्लू लाइट। अगर कोई छोटे छोटे पार्टिकल हैं तो वो मेनली कौन सी लाइट स्कैटर करेंगे? ब्लू। वाइल पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज, और जो लार्जर साइज के हैं वो कौन सी लाइट स्कैटर करेंगे? लॉन्गर वेवलेंथ की, मतलब रेड लाइट की। आपको मालूम है वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है? रेड की। तो इसका मतलब लॉन्गर वेवलेंथ को कौन करेगा? लार्जर साइज वाले। और छोटे वाले को कौन करेगा? फाइन पार्टिकल, या मतलब छोटे छोटे पार्टिकल। आगे देखिए। इफ़ द साइज ऑफ द पार्टिकल इज लार्ज एनफ देन द स्कैटर्स, अगर आपके स्कैटर पार्टिकल की साइज़ बहुत ही बड़ी है तो इसका मतलब आपके सारे रंग जो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है वो एक में मिल गए, और आपकी लाइट क्या हो गई? वाइट लाइट हो गई। ठीक है, आपकी लाइट क्या हो गई? वाइट। तो अगर आपकी साइज लार्जर है तो रेड कलर मिलेगा आपको स्कैटरिंग में, और अगर फाइन पार्टिकल हैं तो आपको ब्लू लाइट देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखिए। द ब्लू लाइट रिप्रेजेंट इन द सनलाइट इज स्कैटर्ड 10 टाइम्स मोर देन द रेड लाइट। स्कैटरिंग जो है रेड लाइट से कई गुना या 10 गुना ज़्यादा आपकी ब्लू लाइट की होती है। अब हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं विबग्योर की तरफ, जो हमारे पास ये चीज़ लिखी गई है, और जब हम इस पर ध्यान दें तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, और वायलेट या ब्लू इनकी वेवलेंथ आपकी रेड से कम है। इसका मतलब इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है और ब्लू की वेवलेंथ कम है। तो जिनकी वेवलेंथ कम है उनकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, और जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा है उनकी स्कैटरिंग कम होगी। कुछ यही चीज़ यहाँ पे बताया है। देखिए, पहला बताया स्कैटरिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द पार्टिकल। जितनी बड़ी साइज होगी उतना स्कैटरिंग आपको देखने को मिलेगा। और ये डी क्या है? आपका डायमीटर। कोई भी पार्टिकल होगा उसका डायमीटर कितना है वो। दूसरा इन्होंने बोला कि जितनी कम वेवलेंथ होगी
उतना ज़्यादा आपका स्कैटरिंग होगा। और अगर उसका रिलेशन आपसे कोई पूछा जाए तो स्कैटरिंग का रिलेशन वेवलेंथ के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4। ठीक है, लैम्डा की पावर 4 मतलब कि फोर्थ पावर ऑफ लैम्डा। ठीक है, उतना ज़्यादा 1/, में वो चीज़ होगी तब जाके आपकी स्कैटरिंग होगी। इसका मतलब स्कैटरिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, उल्टा। आगे अब आते हैं हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो हमने पढ़ी, इसके कुछ एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग टिंडल इफेक्ट पे आते हैं। और आपको मालूम है टिंडल इफेक्ट आपको कोलोडियल सॉल्यूशन में देखने को मिलता है। और कोलोडियल सॉल्यूशन आपके ऐसे सॉल्यूशन हैं जो ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। तो देखिए क्या बोल रहा है, अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट स्कैटर्ड। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर फाइन पार्टिकल बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए उसके अंदर स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो सकती। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस थ्रू ए कोलोडियल सॉल्यूशन देन इट शोज अ टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट आपको कहाँ देखने को मिलता है, कोलोडियल सॉल्यूशन में। आगे, द अर्थ एटमॉस्फेयर इज हिट्रोजेनस मिक्सचर ऑफ मिनट पार्टिकल्स ऑफ स्मोक टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। इन्होंने बोला कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो एक तरीके से होमोजेनस मिक्सचर नहीं है, उसके अंदर बहुत ढेर सारे मिक्सचर ऑफ गैसेज हैं, जैसे स्मोक है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, डस्ट के सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर हैं। तो ये सब मिलकर ही हमारे पार्टिकल को स्कैटर करने पे मजबूर करते हैं। और ये चीज़ें आपको ट्रू सॉल्यूशन में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन आपका होमोजेनस मिक्सचर है। एल्दो कोलोडियल सॉल्यूशन आपको कौन सा मिक्सचर है, हेट्रोजेनस मिक्सचर, एंड एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, आगे आइए। आगे ये लिख रहा है, वाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। हमें ब्लू कलर क्यों दिखता है, तो हमने अभी ही ऊपर देखा कि ब्लू की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है, तो मेरे ख्याल से यही कुछ आंसर होना चाहिए। देखिए, ड्यूरिंग द डे टाइम स्काई अपीयर्स ब्लू। सवेरे के समय पे हमें स्काई ब्लू दिखता है। दिस इज बिकॉज द साइज ऑफ द पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। ध्यान से समझिएगा, आपकी विजिबल लाइट जो है वो विबग्योर है, और इस विजिबल लाइट से जब आपके पार्टिकल की साइज छोटी दिखने लगे, इस विजिबल लाइट जो है इससे आपके साइज ऑफ पार्टिकल छोटे दिखने लगे, मतलब इनकी वेवलेंथ से उनकी वेवलेंथ छोटी हो, तब आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखने को मिलती है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इन्होंने लिखा, ड्यूरिंग द डे टाइम द स्काई अपीयर्स ब्लू, दिस इज बिकॉज द साइज ऑफ द पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। इसका मतलब जिसकी भी वेवलेंथ विजिबल लाइट से छोटी होगी उससे वो स्कैटर कर सकता है। दे स्कैटर द लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। द स्कैटर्ड, और हमें मालूम है रेड और ब्लू में से वेवलेंथ किसकी शॉर्टर है, तो हमें मालूम है ब्लू की शॉर्टर है। द स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स आवर आई, इट शुड बी नोटेड दैट स्काई अपीयर्स ब्लैक टू द पैसेंजर फ्लाइंग एट हायर एटीट्यूड। हमें तो आप समझ गए ब्लू क्यों हुआ, क्योंकि वेवलेंथ उसकी शॉर्टर है और विजिबल लाइट केवल छोटी वेवलेंथ को ही स्कैटर कर सकता है, तो इसीलिए हमें ये ब्लू दिखता है। आगे इन्होंने बोला कि अगर पैसेंजर बहुत ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड पे उड़ रहा हो, बहुत बड़ी हाइट पे उड़ रहा हो, तो उसको स्काई ब्लैक दिखता है। क्यों? क्योंकि उतने बड़े जगह पे या उतने हाई एल्टीट्यूड पे आपकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट संभव इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे कोई भी फाइन पार्टिकल या आपको एब्सेंस ऑफ पार्टिकल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपने ये देखा कि आपको ब्लैक इसलिए दिखता है क्योंकि हायर एटीट्यूड पे आपके पार्टिकल्स हैं नहीं, और अगर पार्टिकल्स ही नहीं हैं तो स्कैटरिंग कैसे होगी, क्योंकि आपको मालूम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल एंड द वेवलेंथ। ठीक है, आगे आइए। अब आते हैं कलर ऑफ द सन एट द सनराइज एट सनसेट। हमें यह देखना है कि सनराइज और सनसेट के समय कलर कैसा रहता है। एट सनराइज एट सनसेट द सन अपीयर्स रेड। दोनों समय पे आपको सन और स्काई रेड दिखने लगती है, ऐसा क्यों? लाइट फ्रॉम द सन नियर द होरिजोन passes through the thick layer of air and covers the larger distance in the atmosphere before reaching our eyes। ये लोग बोल रहे हैं कि जो लाइट सन से निकलती है उसे कई एयर के लेयर से पास होना होता है,
और एक बहुत बड़ी डिस्टेंस कवर करनी होती है जब तक वो हमारे आँख पे पहुँचती है। अब देखिए, नियर द होरिजोन मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट एंड शॉर्टर वेवलेंथ आर स्कैटर्ड। हमें मालूम है कि जैसे जैसे हम होरिजोन की तरफ पहुँचेंगे तो जो जिनकी वेवलेंथ छोटी है वो वाली चीज़ स्कैटर हो जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब आपकी ब्लू लाइट क्या हो गई, स्कैटर्ड हो गई। देयर फॉर द लाइट दैट रीचेज आवर आइज़, तो इसीलिए जब होरिजोन के नज़दीक जब लाइट केवल जो पहुंचती है तो उसमें केवल वही वाली लाइट पहुंचेगी जिनकी वेवलेंथ हायर हो, बाकी छोटी वाली वेवलेंथ वाली जो चीज़ें होंगी वो स्कैटर हो जाएंगी। दिस गिव्स द रेडिश अपीयरेंस, क्योंकि लॉन्गर वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी है, रेड की, तो इसीलिए आपको सन और स्काई रेड दिखता है। आगे देखिए, हाउ एवर एट द नून, लेकिन अगर हम दोपहर की बात करें, देन लाइट फ्रॉम द सन ओवरहेड, तब हमें हमारा सन हमारे सर के एकदम ऊपर होता है। दे वुड ट्रेवली शॉर्टर डिस्टेंस, तो उससे डिस्टेंस कैसी कवर करनी होती है। हमें मालूम है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे शॉर्टर डिस्टेंस होती है, तो अगर सन हमारे ऊपर है तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करनी होगी लाइट को। सो इट अपीयर्स वाइट एज ओनली अ लिटिल ऑफ ब्लू एंड वायलेट लाइट कलर्स आर स्कैटर्ड। तो हमें मालूम है कि रेड कलर के साथ ब्लू और वाइट ये सब भी कलर उसके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि वेवलेंथ बहुत छोटी भी अब पास होगी, क्योंकि हमारा एल्टीट्यूड अब कम हो गया है। एल्टीट्यूड कम हो गया मतलब हाइट कम हो गई, और हाइट कम होने के कारण स्कैटरिंग को इतना समय नहीं मिला, तो रेड ब्लू वायलेट सारे कलर आने के कारण आपको कलर स्काई और सन का कैसा दिखता है, वाइट। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? अगर अर्थ के अंदर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमें अपना स्काई कैसा दिखता, डार्क दिखता या ब्लैक दिखता। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस चैप्टर को पूरा अच्छे से समझा। ठीक है, आप लोगों ने क्या समझा एक बार लास्ट बार फिर से देख लीजिए। ह्यूमन आई देखा आपने, कॉर्निया के बारे में देखा, लेंस के बारे में देखा, आइरिस के बारे में देखा, प्यूपल के बारे में देखा, सिलेरी मसल, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, स्क्लेरा, ब्लाइंड स्पॉट, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, पावर ऑफ एकोमोडेशन, इनके बारे में आपने देखा। आगे आपने क्या देखा, आगे आपने नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बारे में देखा। इसके बाद आपने हमारी आँखों में कौन कौन से विज़न डिफेक्ट्स ऑफ विज़न हैं उनके बारे में देखा। प्रिज्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपने ली, एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में लिया, डिस्पर्जन क्या होता है उसके बारे में लिया, स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या होती है उसके बारे में लिया, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है किसकी वेवलेंथ कम होती है इसके बारे में लिया। रेनबो कैसे बनता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, स्टार हमें ज़्यादा हाई पे क्यों दिखते हैं, एडवांस सनसेट और डिलेड सनसेट क्यों होता है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ब्लू कलर क्यों होते हैं, कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट क्यों होता है, उनका फिनोमिना क्या है। तो आपको सारे फिनोमिना और उन कौन कौन से कारण हैं ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। तो आपका काम यही है कि इस लेक्चर को एक बार आप अपने हिसाब से देखिए और उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर करिए। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।